ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत कहानियां और उपन्यास काल्पनिक हैं, जिनका उद्देश्य दर्शकों को रोचक और रचनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इनमें बताए गए पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं और किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या संस्था का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। कृपया इन कहानियों को काल्पनिक दृष्टिकोण से ही देखें। तो चलिए कहानी की ओर। प्रचार को गर्म करने के लिए तुम क्या करने वाले हो? मनोहर सिंह ने लोकेश राणा की ओर हैरानी से देखा। छोटे ऑनलाइन वीडियो और लाइव प्रसारण दोनों उपलब्ध हैं। लोकेश राणा उत्साहित दिखे। तान्या शर्मा ने मुझे इस बारे में जगाया। हम कंपनी के रेस्तरां, छात्रावास और अन्य कामकाजी माहौल के छोटे वीडियो बना सकते हैं और उन्हें शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। कंपनी के टीम बिल्डिंग और खेल आयोजनों की तस्वीरें और वीडियो भी हैं। मैं इन्हें संपादित करूंगा। फिर हम कभी भी कर्मचारियों के पूरे दिन के काम का लाइव प्रसारण कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हमारी चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की सुविधाओं और व्यवहार के साथ ये निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। मैंने खाते का नाम भी सोच लिया है। इसे कर्मचारियों का खुशहाल दिन चांदनी टेक्सटाइल मिल्स कहेंगे। क्या ये ठीक है? मनोहर सिंह ने कुछ संदेह के साथ कहा। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा। अगर बहुत सारे लोग ध्यान देंगे तो ये कपड़ा कारखाने के लिए पहले से थोड़ी प्रसिद्धि होगी। अगर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं। हर दिन कुछ न करने से तो बेहतर है। लोकेश राणा कुर्सी पर वापस बैठे और आह भरी। हाँ, ठीक है। मनोहर सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। वह काम पर हर दिन अपेक्षाकृत खाली रहता था। दिन में 3 बार खाना और फिर कुछ करने को नहीं। अगर होटल में काम करते तो सुबह से रात तक व्यस्त रहते। लेकिन जब नए कर्मचारी आएंगे तब वह व्यस्त हो सकता है। सुना है कि 70 नए कर्मचारी भर्ती होंगे। ये रेस्तरां आखिरकार खाने के समय जीवंत हो सकता है। आपको बता दें कि आमतौर पर कैफेटेरिया में खाने वाले लोग उनके रेस्तरां के कुछ लोगों के अलावा वर्कशॉप के सिर्फ दर्जन भर लोग होते हैं। ये बड़ा रेस्तरां, जो 100 से ज़्यादा लोगों को समा सकता है, खाने के समय बेहद उदास दिखता था। वास्तव में रेस्तरां में मौजूद महंगे 4 लोगों वाले टेबल और कुर्सियों को बदलकर एक बड़ा एक साथ डाइनिंग टेबल लाया जा सकता था, जिसमें 200 से 300 लोग बैठ सकते थे। इससे पैसे बचते और बहुत ज़्यादा सीटें मिलतीं। लेकिन राज सिंघानिया ने इसे सीधे खारिज कर दिया और महंगे डाइनिंग टेबल चुने, जिससे कर्मचारी कैफेटेरिया को बाहर के रेस्तरां से ज़्यादा शानदार सजावट दी गई। ये वाकई में बहुत शानदार है, लेकिन ये कामकाजी माहौल वाकई बहुत अच्छा है। अब अगर कोई उन्हें होटल में ज़्यादा वेतन के लिए बुलाए तो वह नहीं जाएगा। राकेश, तुम इस छात्रावास में रह सकते हो। जब अन्य छात्रावासों से नए कर्मचारी आएंगे तो तुम्हें किसी को यहाँ लाने की व्यवस्था करनी होगी। मैं सामने वाली गली में रहता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास आ सकते हो। कपड़ा कारखाने में काम खत्म होने के बाद अनिल शिंदे ने राकेश भट्ट को, जिन्होंने आज प्रवेश प्रक्रिया पूरी की थी, कर्मचारी छात्रावास में लाया, एक खाली कमरा चुना और उसमें व्यवस्था की। राकेश भट्ट ने कर्मचारी छात्रावास का लेआउट देखकर दंग रह गया। उसने सुना था कि कपड़ा कारखाने में व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी। एयर कंडीशनर, टीवी और निजी बाथरूम को देखकर पहले के 10 लोगों वाले कमरे की तुलना में ये जगह तो स्वर्ग थी। ठीक है, तुम खुद साफ सफाई कर लो। अगले 2 दिनों में कामकाजी माहौल से परिचित हो जाओ। जब नए कर्मचारी आएंगे तो तुम्हें एक प्रारंभिक प्रशिक्षण देना होगा। अनिल शिंदे ने राकेश भट्ट की पीठ थपथपाए और मुस्कुराते हुए चला गया। वह अपने दोस्त के कंपनी में आने से खुश था। एक विश्वविद्यालय छात्रावास में। इशिता दी, कपड़ा कारखाने ने जवाब दिया है और हमें कल सुबह कंपनी में साक्षात्कार के लिए बुलाया है। आरती मालवीय ने अपने मेल बॉक्स में जानकारी चेक की और कहा, ठीक है, हम तैयार होकर कल जाकर देखते हैं। इशिता सेनगुप्ता ने जवाब दिया, इस बार मैं पहले की योजना चुनूंगी। क्यों न हम स्टाइल बदलकर लोकप्रिय कपड़ों की ओर थोड़ा झुकें। इससे शायद आसानी से स्वीकृति मिले। आरती मालवीय ने सुझाव दिया और उनकी 2 अन्य रूममेट्स ने भी उनकी ओर देखा। आखिरकार उन्होंने पहले कई असफलताएं देखी थीं और यह साबित हो चुका है कि अगर वे अपनी सोच पर अड़े रहे तो कपड़ा कंपनियों से स्वीकृति पाना मुश्किल होगा। इशिता सेनगुप्ता ने अपनी रूममेट्स की नज़रें महसूस की और दृढ़ता से सिर हिलाया। हमने हमेशा अपनी मूल शैलियों पर जोर दिया है। अगर हम अब कपड़ा कंपनियों के स्वाद को खुश करने के लिए अपनी सोच बदल लें तो हमारी पहले की मेहनत का क्या मतलब रह जाएगा। 3 रूममेट्स ने यह सुनकर चुपचाप सिर झुका लिया। हाँ, अगर वे अब समझौता कर लें तो उनकी पहले की मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, हम तैयार हो जाएं और जल्दी सो जाएं। इशिता सेनगुप्ता ने यह कहकर मुड़कर कंप्यूटर के सामने बैठ गई और कल के साक्षात्कार के लिए जरूरी चीजें तैयार करने लगी। ये देखकर आरती मालवीय और अन्य ने भी मुड़कर अपने हाथों में योजना को और बेहतर करने लगीं। सुबह जल्दी। छात्रावास की चारों लड़कियां जल्दी उठीं, नहा धोकर मेकअप किया और साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल से निकलकर चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की ओर गईं। ये जगह सही होनी चाहिए।
आरती मालवीय ने वर्कशॉप के ऊपर कपड़ा कारखाने की पट्टिका देखी और पुष्टि की। ये तो बहुत छोटा है, ये कपड़ा कारखाना। कंपनी की जानकारी में लिखा है कि यह 1000 वर्ग मीटर का है। फिर यह वर्कशॉप इतना छोटा क्यों है? हमें जरूर धोखा मिला है। ये किसी ब्रांडेड कपड़ा कारखाने जैसा नहीं दिखता। इशिता सेनगुप्ता ने अपनी रूममेट्स की फुसफुसाहट सुनी, सामने की वर्कशॉप को देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वर्तमान में ये कारखाना केवल अपनी विशाल पट्टिका की वजह से आकर्षक लग रहा था, लेकिन वर्कशॉप का आकार उन कई कपड़ा कारखानों से बहुत छोटा था जिनमें वे पहले गई थीं, जो दसियों हजार वर्ग मीटर के थे। और एक बात जो उसे ज्यादा चिंता दे रही थी वह ये थी कि इतने छोटे कपड़ा कारखाने में अगर फैशन डिजाइनर भर्ती किए जाएं तो कितनों की जरूरत होगी। शायद ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की भर्ती होगी, लेकिन वे 4 थीं। इतने समय साथ रहने के बाद किसी को छोड़ना असंभव था। चलो अंदर जाकर देखते हैं। इशिता सेनगुप्ता ने आह भरी, लेकिन जब वे यहाँ तक आ ही गए थे तो अंदर जाकर देखना जरूरी था। क्या आप लोग फैशन डिजाइनर के लिए साक्षात्कार देने आए हैं? दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही एक औपचारिक कपड़ों में महिला उनकी ओर आई। हाँ, इशिता सेनगुप्ता ने जवाब दिया। तो कृपया यहाँ थोड़ा इंतजार करें। आप मुझे अपनी जानकारी दे सकते हैं। मैं आपको बाद में साक्षात्कार के लिए बुलाऊंगी। श्रेया नायर ने चारों को हॉल की सीटों पर ले जाकर उनकी जानकारी एकत्र की। ऑफिस में लौटकर उसने एकत्र की गई जानकारी राज सिंघानिया को सौंपी। राज जी, ये साक्षात्कार देने वालों की जानकारी है। कुल 8 साक्षात्कारकर्ता आए हैं। राज सिंघानिया ने जानकारी ली, एक एक करके खोली और पाया कि ये 4 लोग सभी नए स्नातक थे और एक ही स्कूल से थे। यह उनकी भर्ती नीति के अनुरूप था, लेकिन उनकी कपड़ा योजनाएं देखने के बाद उन्होंने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। इन नए स्नातकों की योजनाओं में कपड़ों की शैली उतनी खराब नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी, बल्कि वे काफ़ी अच्छी दिख रही थीं। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अन्य 4 साक्षात्कारकर्ताओं की डिज़ाइन योजनाएं निकाली और उनकी तुलना की। उनकी नज़र में योजनाओं में कपड़ा डिज़ाइनों की शैलियों में कोई अंतर नहीं दिख रहा था। यह मुश्किल था। वह ये देखने जा रहे थे कि किसकी योजना सबसे खराब है और फिर उसे चुनेंगे। अब ऐसा लग रहा था कि उनकी योजना विफल हो गई थी, वरना वह इन 4 नए स्नातकों को चुन सकते थे। अन्य 4 अनुभवी डिजाइनरों की तुलना में ये 4 अनुभवहीन डिजाइनर स्पष्ट रूप से सुरक्षित थे। राज जी, पहले किसे साक्षात्कार के लिए बुलाना है? श्रेया नायर ने देखा कि राज जी ने लगभग सभी 8 दस्तावेज देख लिए थे, तो आगे बढ़कर पूछा। राज सिंघानिया ने श्रेया नायर की पूछताछ सुनी और महसूस किया कि वह सिर्फ 4 नए स्नातकों को नहीं चुन सकते और अधिक सावधानी बरतनी होगी। साक्षात्कार जरूरी थे, लेकिन 8 लोगों का एक एक करके साक्षात्कार लेना बहुत परेशानी भरा होता। ठीक है, तुम उन्हें सबको एक साथ बुला लो, मैं एक साथ साक्षात्कार लूंगा। ठीक है, श्रेया नायर ने जवाब दिया और ऑफिस से बाहर चली गई। वह 8 साक्षात्कारकर्ताओं के पास आए और बोली, आप सभी ऑफिस में आ जाएं, राज जी एक साथ साक्षात्कार लेने वाले हैं। इशिता सेनगुप्ता और अन्य ने एक दूसरे की ओर कुछ बार देखा, फिर उठकर ऑफिस की ओर चले। ऑफिस के अंदर राज सिंघानिया ने अंदर आए 8 साक्षात्कारकर्ताओं को देखा और दोनों तरफ की सीटों की ओर इशारा किया। अपनी अपनी सीट ढूंढ लो और घबराओ मत। जब तक सभी बैठ गए तब तक उन्होंने बोलना जारी रखा। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राज सिंघानिया है और मैं इस कपड़ा कारखाने का मालिक हूं। इसके बाद का साक्षात्कार भी सरल है। बाएं से शुरू करके अपनी खूबियां बताएं। ठीक है, अब शुरू करें, राज सिंघानिया ने कहा। उनकी नज़र पहले ही बाएं तरफ वाले पहले व्यक्ति पर थी। यह एक उम्रदराज महिला थी, लेकिन उसका मेकअप और पहनावा बहुत फैशनेबल लग रहा था और वह बिल्कुल पुराने जमाने की नहीं दिख रही थी। इस समय उसने राज सिंघानिया को अपनी ओर देखते देखा और अपनी बैठने की मुद्रा को थोड़ा ठीक किया। मेरा नाम शालिनी अग्रवाल है। मैं 36 साल की हूं और 12 साल से फैशन डिज़ाइनर हूं। मेरी खूबी यह है कि मेरे पास बहुत अनुभव और विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने का तजुर्बा है। राज सिंघानिया ने इस महिला का परिचय सुना और मन ही मन हैरान हुआ, इतनी शानदार, ये संभव नहीं। उन्होंने अभी अभी सौंपी गई जानकारी में से शालिनी अग्रवाल का नाम ढूंढा और उसे एक तरफ रख दिया। जल्द ही पहला साक्षात्कारकर्ता बोलना खत्म कर चुका था और अगला साक्षात्कारकर्ता शुरू हुआ। मेरा नाम वरुण सक्सेना है। मैं 27 साल का हूं और मैं 5 साल से कपड़ा उद्योग में हूं। मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं जल्दी से लोकप्रिय शैलियां ढूंढ सकता हूं और फिर उस शैली के आधार पर नई शैलियां बना सकता हूं जो जनता को पसंद आती हैं। मैंने एक बार 4 साक्षात्कारकर्ताओं ने अपनी खूबियां बताने के बाद राज सिंघानिया ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। इन 4 लोगों के रिज्यूमे भी प्रभावशाली थे। क्या वे और साधारण नहीं हो सकते थे? उम्मीद है कि बचे हुए 4 नए स्नातक उन्हें निराश नहीं करेंगे। राज सिंघानिया ने मन में सोचा और 4 नए स्नातकों की ओर देखा। उनमें से एक लड़की ने पहले ही परिचय शुरू कर दिया था। मेरा नाम इशिता सेनगुप्ता है और मेरे पास ज़्यादा काम का अनुभव नहीं है,
लेकिन हमारे पास कपड़ा डिज़ाइन के बारे में बहुत सारे विचार और अवधारणाएं हैं। अगर राज जी हमें चुनते हैं तो हम निश्चित रूप से कंपनी के लिए अपना खुद का कपड़ा ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये 3 मेरी रूममेट्स और मेरी पार्टनर हैं। हम एक टीम हैं। अगर राज जी केवल 1 या 2 डिज़ाइनर भर्ती करना चाहते हैं तो शायद हम उपयुक्त नहीं होंगे। इशिता सेनगुप्ता ने अपनी 3 रूममेट्स की ओर इशारा किया। उसका लहजा शांत और आत्मविश्वास से भरा था और उसे अपने काम के अनुभव की कमी के कारण कोई हीन भावना नहीं थी। राज सिंघानिया ने इशिता सेनगुप्ता की बात सुनी और मन ही मन मुस्कुराए। जैसा कि उम्मीद थी, इंटर्न ही भरोसेमंद हैं। विचार और अवधारणाएं घिसी-पिटी बातें हैं। जब वह छोटा था तब वह वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन अब तक उसने केवल वैज्ञानिक शब्द का पहला अक्षर ही पूरा किया है। तो इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। 4 लोगों का एक साथ काम करना, क्या ये बिल्कुल सही नहीं है? एक व्यक्ति ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा वेतन। जब सभी ने अपना परिचय दे दिया, राज सिंघानिया ने मेज को हल्के से थपथपाया, 4 अनुभवी फैशन डिज़ाइनरों की ओर देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, हमारी कंपनी की विकास नीति के अनुसार यहाँ के 4 लोग हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। 4 साक्षात्कारकर्ताओं के ऑफिस से चले जाने के बाद राज सिंघानिया ने बचे हुए 4 नए स्नातकों की ओर देखा। अगर आपके पास कुछ कहना है या कोई अनुरोध है तो अब बता सकते हैं। इशिता सेनगुप्ता ने ऑफिस का दरवाजा फिर से बंद होते देखा और फिर डेस्क पर बैठे राज सिंघानिया की ओर देखा। थोड़ा हक्का-बक्का रह गई। उसने उम्मीद छोड़ दी थी और सोचा था कि उन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। उसने कुछ हिचकिचाते हुए बोला, क्या हम साक्षात्कार में पास हो गए? हाँ, राज सिंघानिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हम चारों पास हो गए। बिल्कुल, राज सिंघानिया ने फिर से सिर हिलाया। पुष्टि मिलने पर इशिता सेनगुप्ता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे थोड़ा अविश्वास भी हुआ। क्या वे ऐसे ही भर्ती हो गए? आरती मालवीय और अन्य 2 रूममेट्स ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर आश्चर्य का भाव था। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम वेतन के बारे में बात कर सकते हैं। राज सिंघानिया ने कई लोगों के आश्चर्यचकित चेहरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इशिता सेनगुप्ता ने यह सुनकर होश में आई, थोड़ा सोचा और गंभीरता से बोली, राज जी, वेतन और सुविधाओं की बात करने से पहले मैं एक चीज की पुष्टि करना चाहती हूँ। बताओ। राज सिंघानिया ने इशिता सेनगुप्ता की ओर देखा। ये डिज़ाइन के बारे में है। भले ही हम चारों के पास काम का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी डिज़ाइन अवधारणाएं हैं। अगर हम कंपनी में शामिल होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरी तरह से अपनी सोच के अनुसार डिज़ाइन कर सकें। बेशक इसमें कुछ जोखिम है। हो सकता है कि हमारे डिज़ाइन किए गए कपड़े जनता द्वारा स्वीकार न हो, जिससे कंपनी की कपड़ा बिक्री में कमी आए। इसलिए मैं चाहती हूं कि राज जी इसे सावधानी से विचार करें और फिर फैसला लें। इशिता सेनगुप्ता ने अपने सारे विचार व्यक्त किए। ये वह चीज़ थी जिस पर उनके छात्रावास की चारों ने हमेशा जोर दिया था, इसलिए वे इसमें डगमगा नहीं सकती थीं। जोखिम भरा, जनता द्वारा स्वीकार न होना, बिक्री में कमी। राज सिंघानिया ने इशिता सेनगुप्ता की बातों से कई मुख्य शब्द निकाले। ऐसा अच्छा मौका भी है। उन्होंने सामने बैठे 4 लोगों को और ज़्यादा संतुष्टि के साथ देखा। ये चारों प्रतिभाशाली हैं। चिंता मत करो, अगर तुम कंपनी में शामिल होती हो तो तुम कंपनी के पहले फैशन डिज़ाइनर बनोगी। कोई भी तुम में दखल नहीं दे सकता। तुम निश्चिंत होकर और आत्मविश्वास के साथ अपने मनचाहे कपड़े बना सकती हो। अगर ऐसा है तो हम कंपनी में शामिल हो सकती हैं। इशिता सेनगुप्ता ने राज जी की बात सुनी और उसका लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। उन्हें वाकई एक ऐसी कपड़ा कंपनी मिल गई थी जो उन्हें पूरी तरह से अपनी सोच के अनुसार काम करने की अनुमति देती थी। तो अब हम वेतन और सुविधाओं की बात कर सकते हैं। राज सिंघानिया ने देखा कि इशिता सेनगुप्ता ने कंपनी में शामिल होने के लिए सहमति दे दी और धीरे से बोले, चूंकि तुम सभी नए स्नातक हो और तुम्हारे पास काम का अनुभव नहीं है, इसलिए शुरुआती वेतन केवल 6,000 रुपये प्रति माह दे सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो, भविष्य में वेतन निश्चित रूप से बढ़ेगा। 6,000 का वेतन। इशिता सेनगुप्ता और आरती मालवीय ने आश्चर्य भरे चेहरे दिखाए। आने से पहले वे हमेशा सोचती थीं कि यह कपड़ा कंपनी का साक्षात्कारकर्ताओं को आकर्षित करने का तरीका था। वास्तव में कंपनी में पहुंचने पर निश्चित रूप से 6,000 नहीं मिलेंगे। आखिरकार जिन बड़े कपड़ा कारखानों में वे पहले साक्षात्कार के लिए गई थीं, वहां शुरुआती वेतन केवल 5,000 रुपये प्रति माह था। ये छोटा सा कपड़ा कारखाना इतना ज़्यादा कैसे दे सकता था? और जब इशिता सेनगुप्ता ने पुष्टि की कि राज जी उनके कपड़ा डिज़ाइन में दखल नहीं देंगे, तो उसे वेतन के लिए ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार यह अपनी कपड़ा स्टूडियो खोलने से बेहतर था। कपड़ा स्टूडियो खोलना जोखिम भरा होता है। राज सिंघानिया ने देखा कि चारों ने कुछ नहीं कहा और बोलना जारी रखा। चूंकि वेतन को लेकर कोई समस्या नहीं है, तो अगली बात कंपनी की सुविधाओं की है। सबसे पहले 5 बीमा और 1 आवास कोष पूरी तरह से भुगतान किए जाएंगे। ये तुम्हारे कंपनी में शामिल होने के पहले महीने से लागू होगा।
कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी। फिर सब्सिडी की बात है। अगर तुम साइट पर रहना चुनते हो तो 1,000 रुपये की परिवहन सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर तुम बाहर रहना चुनते हो तो 1,000 रुपये की आवास सब्सिडी मिलेगी। फिर शॉपिंग कार्ड हैं। चूंकि तुम अभी अभी कंपनी में शामिल हुए हो, इसलिए हर महीने 500 रुपये का शॉपिंग कार्ड मिलेगा। कंपनी में 3 महीने बाद शॉपिंग कार्ड 1,000 रुपये तक बढ़ जाएगा। आराम की बात तो और कुछ नहीं। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, छुट्टियों पर सामान्य आराम और कोई ओवरटाइम नहीं। अब कंपनी की सुविधाएं शायद यही हैं। अगर तुम्हें कोई शंका है तो अब बता सकते हो। इशिता सेनगुप्ता ने राज सिंघानिया की बातें सुनी और चुपके से अपनी हथेली को चुटकी काटी। ये कल्याणकारी व्यवहार उन बड़े कपड़ा कारखानों से बहुत बेहतर था जिनमें वह पहले साक्षात्कार के लिए गई थी। उसका वेतन 6,000 रुपये लगता है, लेकिन अगर उन सब्सिडी को जोड़ा जाए तो ये 7,500 रुपये तक हो जाता है। बेशक व्यक्तिगत आयकर और बीमा कटौती के बाद इतना नहीं मिलता, लेकिन उनके जैसे इंटर्न के लिए ये व्यवहार बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कंपनी में शामिल होने पर 5 बीमा और एक आवास कोष का भुगतान होता है और कोई परिवीक्षा अवधि नहीं है। उसे विश्वास करना मुश्किल था कि यह एक छोटे कपड़ा कारखाने की सुविधाएं हो सकती हैं। इस पल में उसे अचानक अपनी जांघ पर किसी के छूने का एहसास हुआ। उसने सिर घुमाया और पाया कि आरती मालवीय नीचे से उसे इशारे कर रही थी। इशारे की दिशा में देखने पर उसने पाया कि सामने बैठे राजजी उसकी ओर देख रहे थे। तब उसे होश आया। वह भी खो गई थी और कुछ देर के लिए राजजी के सवाल का जवाब देना भूल गई थी। इसके बारे में सोचकर उसने जल्दी से बोला, राजजी, ये सुविधाएं पहले से ही बहुत अच्छी हैं और हमें कोई समस्या नहीं है। चूंकि कोई समस्या नहीं है तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है। इशिता सेनगुप्ता ने अपनी 3 रूममेट्स की ओर देखा और ये देखकर कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, उसने सहमति में सिर हिलाया। श्रेया नायर यहाँ की स्थिति पर नजर रख रही थी। इशिता सेनगुप्ता और अन्य लोगों को सहमति देते देख उसने तैयार अनुबंध लिया और इशिता सेनगुप्ता और अन्य 4 लोगों को सौंप दिया। ये श्रम अनुबंध है, आप इसे देख सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। इशिता सेनगुप्ता और अन्य ने अनुबंध लिया, इसे देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, सीधे हस्ताक्षर कर दिए। आप चारों को बधाई, आप आधिकारिक रूप से कपड़ा कारखाने के कर्मचारी बन गए हैं। राज सिंघानिया खड़े हुए और बधाई दी। राज जी, हम कल कहाँ काम करेंगे? इशिता सेनगुप्ता ने अचानक पूछा। अब जब वह कंपनी में शामिल हो गई थी तो वह स्वाभाविक रूप से अपने कामकाजी माहौल को समझना चाहती थी। यह ऊपर है, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ, राज सिंघानिया ने कहा और ऑफिस से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ऊपरी मंजिल पहले कर्मचारी छात्रावास थी जिसमें 4 कमरे थे। इस समय कर्मचारी नए छात्रावास में चले गए थे और ऊपरी मंजिल खाली थी, जो ऑफिस के लिए बिल्कुल सही थी। बस इतना था कि पहले ये कर्मचारी छात्रावास था, इसलिए कमरे की दीवारें थोड़ी पीली थीं। जब बड़ा वर्कशॉप नवीनीकरण होगा तो इन 4 कमरों का भी नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण सरल है, बस एक परत लेटेक्स पेंट दोबारा लगाना और एक एयर कंडीशनर लगाना। कंप्यूटर डेस्क और कुर्सियां तो पहले से ही तैयार थीं। कमरे के नवीनीकरण के बाद घर से काम करने वाले कर्मचारी कंपनी में आकर काम कर सकते हैं। लेकिन हिसाब करने पर अभी भी 2 कमरे उपलब्ध थे। अब इन्हें इन डिज़ाइनरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी मंजिल पर राज सिंघानिया ने एक कमरा खोला। कमरे का 2 दिनों में नवीनीकरण हो जाएगा, चिंता मत करो। इशिता सेनगुप्ता और अन्य ने दरवाजे से अंदर देखा। कमरा लगभग 15 वर्ग मीटर का था। अभी इसमें कुछ भी नहीं था। दीवारों के पीले होने के अलावा यह अभी भी बहुत साफ दिख रहा था। राज जी, क्या आपके पास थोड़ा बड़ा ऑफिस नहीं है? तुम्हें कितना बड़ा ऑफिस चाहिए? राज सिंघानिया ने 4 लोगों को हिचकिचाते देखा और समझा कि यह ऑफिस शायद पर्याप्त नहीं होगा। ये सुनकर इशिता सेनगुप्ता ने थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से बोली, राज जी, एक फैशन डिज़ाइन स्टूडियो को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक छोटी सिलाई मशीन, एक बड़ा डेस्कटॉप, एक दर्पण, एक सैंपल हैंगर, एक कंप्यूटर डेस्क, ये सब जरूरी हैं। अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें जोड़ें तो कम से कम 50 वर्ग मीटर का कमरा चाहिए। ऐसा है क्या? राज सिंघानिया ने सोच में पड़कर सिर हिलाया और फिर इशिता सेनगुप्ता और अन्य की ओर देखा। ऑफिस की बात मैं देख लूंगा। अगले कुछ दिनों तक तुम घर पर कपड़ा योजना पर काम करो। तुम्हें कंपनी में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेशक अगले कुछ दिनों का वेतन सामान्य रूप से मिलेगा। ठीक है राज जी। इशिता सेनगुप्ता ने राज जी की बात सुनी और सिर हिलाया। हालांकि घर से काम करना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके थे, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे बस वापस जाकर कपड़ा योजना पर काम करना था। श्रेया, इन्हें कंपनी की वर्कशॉप और अन्य जगहों पर ले जाओ ताकि ये कंपनी के माहौल से परिचित हो सकें। देखकर कि काम लगभग हो चुका था, राज सिंघानिया ने अपनी बगल में खड़ी श्रेया नायर की ओर मुड़कर कहा। वह ऑफिस में लौट आए।
इशिता सेनगुप्ता और अन्य के ऑफिस की समस्या के बारे में सोचते हुए उन्होंने चांदनी औद्योगिक क्षेत्र के मैनेजर महेश अय्यर को फ़ोन किया। वह पूछने जा रहे थे कि क्या कोई उपयुक्त वर्कशॉप है और एक ऑफिस बिल्डिंग बनाई जा सकती है। जब कपड़ा कारखाना और बड़ा होगा तो ऑफिस में क्लर्क कर्मचारियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस समय एक ऑफिस बिल्डिंग बनाना उचित था। फ़ोन जल्दी ही कनेक्ट हो गया। महेश अय्यर की आवाज़ फ़ोन से आई और उसका लहजा थोड़ा सुस्त लग रहा था। हेलो राज जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ कोई खाली वर्कशॉप है? राज सिंघानिया ने सीधे पूछा। राज जी, क्या आप वर्कशॉप किराए पर लेने की तैयारी कर रहे हैं? महेश अय्यर का पहले से सुस्त लहजा अचानक उत्साहित हो गया। अगर कोई है तो किराए पर लेने की तैयारी है। मेरे पास यहाँ एक 2 मंजिला वर्कशॉप है। प्रत्येक मंजिल 250 वर्ग मीटर की है। पता नहीं ये राज जी की ज़रूरतों को पूरा करती है या नहीं। प्रत्येक मंजिल 250 वर्ग मीटर, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, कपड़ा कारखाने की ऑफिस बिल्डिंग के लिए बिल्कुल सही। ये क्यों लग रहा था कि यह उनके लिए तैयार किया गया था? राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा, ठीक है, ये वर्कशॉप मेरी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरा करती है। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम कीमत पर चर्चा करें और अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। राज जी, कृपया एक पल रुकें। मैं अभी आपके लिए जानकारी लाता हूं और आमने सामने बात करेंगे, महेश अय्यर ने जल्दी से कहा। फ़ोन काटने के बाद राज सिंघानिया ऑफिस में बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद महेश अय्यर ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आए। उनके हाथ में एक दस्तावेज बैग था। वह हाँफते हुए डेस्क के सामने बैठे, ऐसा लग रहा था कि वह भागते हुए आया था। महेश जी, थोड़ा सांस ले लो और आराम करो। राज सिंघानिया खड़े हुए, एक गिलास पानी डाला और उसे महेश अय्यर की मेज के सामने रखा। श्रेया नायर के बिना उन्हें ये खुद करना पड़ा। धन्यवाद राज जी। महेश अय्यर ने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, हम तो पुराने परिचित हैं। राज सिंघानिया कुर्सी पर वापस बैठे, महेश अय्यर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह वर्कशॉप चांदनी औद्योगिक क्षेत्र में कहाँ है? औसत आकार मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। पूछने से पहले मुझे थोड़ा डर था कि कोई खाली वर्कशॉप नहीं होगा। महेश अय्यर ने राज सिंघानिया की बात सुनी और फिर राज सिंघानिया को अजीब नज़रों से देखा। ये वर्कशॉप पहले खाली नहीं थी, लेकिन आज ही खाली हुई। ओह, इतना संयोग! राज सिंघानिया ने महेश अय्यर को आश्चर्य से देखा। महेश अय्यर ने राज सिंघानिया के आश्चर्य भरे चेहरे को देखा और थोड़ा भ्रमित हुआ। राज जी, वर्कशॉप की स्थिति आपके कारण नहीं है। मेरी कारीगरी क्या है? राज सिंघानिया को महेश अय्यर का सवाल सुनकर थोड़ा असमंजस हुआ। ये सब क्या है? खाली कार्यशाला का मुझसे क्या लेना देना? श्रीमान राज को नहीं पता। मुझे क्या पता होना चाहिए? महेश अय्यर ने देखा कि राज को वाकई नहीं पता। उन्होंने सोचा और फिर बोले, यह एक मशीनरी कारखाना था। कल कारखाने के 80% कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। उनके कर्मचारियों के इस्तीफे का मुझसे क्या संबंध? राज और भी उलझन में पड़ गए। क्या आपकी चांदनी टेक्सटाइल मिल्स कर्मचारी नहीं भर्ती कर रही? जिन कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया वे सब आपकी टेक्सटाइल मिल्स में चले गए। अब मशीनरी कारखाना बंद हो गया है और नए कर्मचारी भर्ती करने पर भी वह आपकी टेक्सटाइल मिल से मुकाबला नहीं कर सकता। आज सुबह मशीनरी कारखाने के मालिक ने मुझसे संपर्क किया और उस कार्यशाला को छोड़ने का फैसला किया। वे कहीं और नई कार्यशाला किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं। महेश अय्यर ने पूरी घटना बताई। इस घटना का असर न केवल मशीनरी कारखाने पर पड़ा, बल्कि चांदनी औद्योगिक क्षेत्र के अन्य कारखानों पर भी हुआ, खासकर उन छोटे कारखानों पर जिन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ श्रम अनुबंध नहीं किए थे। श्रम अनुबंध वाले कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन जिन छोटे कारखानों ने अनुबंध नहीं किए उन्हें भारी नुकसान हुआ। कर्मचारी बस बोलकर चले गए। ये सुनकर महेश अय्यर हैरान रह गए। बाद में जब उन्हें पता चला कि भर्ती वेबसाइट पर केवल 70 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी और वह लगभग पूरी हो चुकी थी, तब उन्होंने राहत की सांस ली। अगर अन्य कारखानों में, जैसे कि मशीनरी कारखाने में, कर्मचारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दें और मालिक को कार्यशाला छोड़नी पड़े तो उनका काम खत्म हो जाएगा। उनकी आय इन किराए की कार्यशालाओं से जुड़ी है। और ऐसी बात। महेश अय्यर की बात सुनकर राज सिंघानिया हैरानी से मुंह खोल बैठे। माफ करें, मैं मशीनरी कारखाने के मालिक से नहीं मिला। मेरा यह इरादा नहीं था। राज ने मन ही मन माफी मांगी और फिर शांत स्वर में बोले, चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की कीमत के बारे में बात करते हैं। ठीक है। महेश अय्यर ने सिर हिलाया। उन्हें लगा कि शायद श्रीमान राज ने जानबूझकर मशीनरी कारखाने को निशाना बनाया था। थोड़ी देर बातचीत के बाद आखिरकार 2 साल के लिए 1,60,000 रुपये प्रति वर्ष की कीमत पर किराया तय हुआ। इस बार 3,20,000 रुपये की विधि निधि खर्च हुई। इसमें नई कार्यशाला की सजावट का खर्च शामिल नहीं है। सोचा नहीं था कि कुछ फैशन डिजाइनरों को भर्ती करने से इतना बड़ा खर्च हो जाएगा। इन फैशन डिजाइनरों को भर्ती करना वाकई महंगा पड़ा।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद राज ने वित्त विभाग से संपर्क किया और महेश अय्यर के खाते में धनराशि हस्तांतरित कर दी। महेश अय्यर ने भी विदा ली और चले गए। जब महेश अय्यर गए, राज ने अपनी चेतना को विधि पैनल में डुबो दिया। इन दिनों की मेहनत के बाद खर्च करने से इस समय विधि निधि 1.6 करोड़ रुपये से अधिक रह गई थी, जो अभी भी बहुत थी। हालांकि राज इस बारे में जल्दबाजी में नहीं थे। सजावट का बजट अभी जारी नहीं हुआ था और मशीन खरीदने के लिए 32 लाख रुपये खर्च नहीं हुए थे। अगर ये दोनों काम पूरे हो गए तो विधि निधि निश्चित रूप से तेजी से कम हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब श्रेया नायर कार्यालय लौटी तो फैशन डिजाइनर वापस नहीं आए। शायद वे सीधे चले गए। श्रेया, यह मेरी नई किराए की कार्यशाला है। कृपया जानकारी देखें और दोपहर में विवान जोशी से संपर्क करें। उनसे कहें कि वे कल समय निकाल कर आएं और ऊपर की 4 कमरों की सजावट के लिए माप लें। ठीक है, श्रीमान राज। श्रेया ने राज से मिली जानकारी ली और थोड़ा असमंजस में पड़ गईं। वे कुछ समय के लिए बाहर थीं और श्रीमान राज ने नई कार्यशाला किराए पर ले ली। ये बहुत तेजी से हुआ। सजावट की व्यवस्था करने के बाद दोपहर का भोजन समय हो गया। श्रेया ने समय देखा, कार्यशाला की सामग्री को रखा, अलमारी से कुछ लंच बॉक्स निकाले और कैंटीन में खाना लेने चली गईं। राज आराम से कुर्सी पर पीछे झुक गए। श्रेया का काम पर खाना तैयार करना और यशवी देसाई का काम के बाद खाना पहुंचाना कितना आरामदायक है। एकमात्र अफसोस यह है कि मैं थोड़ा गरीब हूँ। हाँ, गरीबी। पहले मेरे पास 80,000 रुपये से अधिक की व्यक्तिगत निधि थी, लेकिन घर लौटने के बाद अब 40,000 रुपये से भी कम बचे हैं। हाय, दूसरों की विधि में मिनटों में सैकड़ों करोड़ रुपये खाते में आ जाते हैं, साथ में शानदार गाड़ियां और खूबसूरत महिलाएं। मेरी विधि उतनी अच्छी नहीं है, मुझे अभी भी निपटान पर निर्भर रहना पड़ता है। खैर छोड़ो, लेकिन मुझे कुछ शरारती कर्मचारियों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि मेरे कई समायोजनों के बाद वे शरारती लोग अब शांत हो गए हैं। रिंग रिंग रिंग। अचानक टेबल पर रखा मोबाइल फोन बजा। तान्या शर्मा फोन उठाया। श्रीमान राज, कारखाने में 5 लाख रुपये का बिल्ली और कुत्ते का भोजन तैयार है। अगर संभव हो तो हम कल रवाना हो सकते हैं। ठीक है, कल चलते हैं। राज ने सोचा कि कल क्या करना है। विवान जोशी को मापने के लिए सूचित करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। मापने की छड़ी की व्यवस्था के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से सामने आने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं वहां के मालिक को सूचित करूंगी और उनसे कहूंगी कि वे आज बिल्ली और कुत्ते के भोजन को ट्रक में लाद दें। तान्या शर्मा ने बोलने के बाद फोन काट दिया। कर्मचारी कैंटीन। राकेश, वे नए कर्मचारी मशीनरी कारखाने से हैं, है ना? अनिल शिंदे ने कुछ नए कर्मचारियों को देखा जो परिचित लग रहे थे। वे स्पष्ट रूप से उनके मशीनरी कारखाने के पुराने सहकर्मी थे। सिर्फ वे ही नहीं, वहां वो लोग भी हैं। राकेश भट्ट ने कतार में खड़े एक अन्य समूह की ओर इशारा किया और सूखी हंसी हंसे। जब उन्होंने उस दिन इस्तीफा दिया था तो उन्होंने छात्रावास में चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की भर्ती की बात बताई थी। फिर उसी छात्रावास के एक युवा कर्मचारी ने भर्ती वेबसाइट पर देखा और पाया कि टेक्सटाइल मिल्स 70 लोगों की भर्ती कर रही थी। आखिर में स्थिति इस तरह विकसित हो गई और उन्होंने कर्मचारियों से सुना कि मशीनरी कारखाना बंद हो गया है क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं बचा। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। हेलो भाई अनिल। इस समय एक कर्मचारी खाना लेने आया और अनिल शिंदे को नमस्ते कहा। अनिल ने ऊपर देखा और पाया कि यह उनका पुराना सहकर्मी था। हालांकि कारखाने में वे दोनों ज्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन कोई विवाद भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और बोले, बैठो, साथ में खाना खाते हैं। मशीनरी कारखाने के कर्मचारियों के टेक्सटाइल मिल्स में आने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी इससे टेक्सटाइल मिल्स पर कोई असर नहीं पड़ता और उन्हें मशीनरी कारखाने का कोई अच्छा ही स्यांग नहीं था। हर दिन वे कर्मचारियों का शोषण करते थे, वरना इतने लोग चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की भर्ती के कारण इस्तीफा नहीं देते। धन्यवाद भाई अनिल। उस आदमी ने जल्दी से बैठकर खाना शुरू किया। अनिल ने बैठे हुए व्यक्ति को देखा और हल्के से बोले, धन्यवाद की जरूरत नहीं, यहाँ ये चलन नहीं है। अगर रहना चाहते हो तो मेहनत से काम करो और आलस मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुम मेहनत नहीं कर रहे तो चाहे जितना धन्यवाद दो, मैं रहम नहीं करूंगा। जब से श्रीमान राज ने उन्हें निदेशक के पद पर नियुक्त किया, उन्हें कार्यशाला को अच्छे से संभालना था। वे किसी आलसी को नहीं रखेंगे। इस तरह वे श्रीमान राज के भरोसे पर खरे उतर सकते थे। सज्जा इंटीरियर्स। विवान, इस स्टूडियो का तापमान ठीक है? अगर नहीं तो आप इसे समायोजित कर सकते हैं। निदेशक किरण बोस ने विवान जोशी के सामने उनके कार्यस्थल पर देखकर चिंता से पूछा। निदेशक किरण, तापमान बिल्कुल ठीक है, समायोजित करने की जरूरत नहीं। विवान ने जल्दी से जवाब दिया। यह अच्छा है, फिर आप अच्छा प्लान बनाएं, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। किरण बोस ने निर्देश दिए और सीधे चले गए। विवान, यहाँ किसी को तुम्हारा जैसा व्यवहार नहीं मिला। किरण बोस के जाने के बाद
चेतन जैन पास आए और मजाक किया। भाई चेतन, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। विवान ने सुनकर बेबसी से मुस्कुराया। जब से उन्होंने माप लेकर वापसी की थी तब से ऐसा ही चल रहा था। यहाँ तक कि 1 महीने से अधिक समय से बंद एयर कंडीशनर भी अब फिर से चालू हो गया था। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे 2 ऑर्डर पूरे हो गए तो बजट कम से कम 30 से 40 लाख होगा। क्या किरण निदेशक का ध्यान नहीं जाएगा? 1 महीने में 30 लाख से अधिक की बिक्री ने सीधे सज्जा इंटीरियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया और शायद भविष्य में कोई इसे पार नहीं कर पाएगा। एक नए व्यक्ति के रूप में तुम कुछ असाधारण कर रहे हो। चेतन जैन ने गंभीरता से प्रशंसा की। भाई चेतन, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये ऑर्डर कैसे मिले? ये सब भाग्य की बात है। ये 2 ऑर्डर वाकई बड़े हैं, लेकिन भविष्य में टेक्सटाइल मिल्स हमेशा सजावट का काम नहीं करवाएगी। विवान ने कटु हंसी के साथ कहा। वे अपनी क्षमताओं को जानते थे। उनके ये ऑर्डर श्रीमान राज ने दिए थे। अगर श्रीमान राज न होते तो उनके पास अब तक एक भी ऑर्डर नहीं होता। लेकिन श्रीमान राज हमेशा सजावट नहीं करवाएंगे। वह बात भी सही है, लेकिन तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम्हारी व्यावसायिक क्षमता धीरे धीरे सुधर नहीं सकती? चेतन जैन ने विवान की बात सुनकर चुपके से सिर हिलाया। टेक्सटाइल मिल्स को इतनी सजावट कहाँ से मिलेगी? एक बार यह काम पूरा हो गया तो बस खत्म। भविष्य में उन्हें अपनी व्यावसायिक क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा। बज। विवान के टेबल पर रखा मोबाइल फोन अचानक कंपन करने लगा। कॉलर आईडी देखी, ये श्रेया नायर थीं। जल्दी से फोन उठाया। हेलो श्रेया जी, क्या बात है? विवान ने सावधानी से पूछा, अनुमान लगाते हुए कि सजावट में कुछ बदलाव होगा। हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि क्या आप कल उपलब्ध हैं? यहाँ एक नई कार्यशाला है जिसे सजाने की जरूरत है और हमें आपके माप की जरूरत है। श्रेया की आवाज़ फोन से आई। ये सुनकर विवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। नई कार्यशाला की सजावट के लिए माप? ये संभव नहीं है। क्या उन्होंने पिछले बार एक नई कार्यशाला का माप नहीं लिया था? अब फिर से एक नई कार्यशाला? ये सोचकर उन्होंने पुष्टि के लिए पूछा, श्रेया जी, क्या ये पिछली बार की गई माप वाली कार्यशाला के अलावा एक और नई कार्यशाला है? हाँ, श्रीमान राज ने एक नई कार्यशाला किराए पर ली है। अगर आपके पास कल समय है तो माप लेने आ जाएं। लेकिन श्रीमान राज कल टेक्सटाइल मिल्स में नहीं होंगे, तो आप लोकेश राणा से कह सकते हैं कि वे आपको ले जाएं। पुष्टि मिलने पर विवान ने गहरी सांस ली और जल्दी से बोले, ठीक है श्रेया जी, मैं कल आऊंगा। फोन रखने के बाद विवान ने चेतन जैन की ओर देखा और धीरे से बोले, टेक्सटाइल मिल्स से फोन आया था। उन्होंने कहा कि एक नई कार्यशाला की सजावट करनी है और मुझे माप लेने के लिए बुलाया है। ये सुनकर चेतन जैन का मुंह 2 बार फड़का और वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आखिर में सारी बातें निगल गए। वे चुपचाप उठे और अपने कार्यस्थल पर लौट गए। वे बस शांत रहना चाहते थे। सुबह की चांदनी टेक्सटाइल मिल्स। राज सिंघानिया टेक्सटाइल मिल्स आए और विशिष्ट मामलों की व्यवस्था की, फिर सीधे कंपनी छोड़कर पशु आहार उद्योग की ओर चले गए। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार वे प्रोसेसिंग प्लांट के दरवाजे पर पहुंचे। राजकार से उतरे और देखा कि तान्या शर्मा और अदिति मेहरा पशु आहार उद्योग के दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके पास एक मध्यम आयु की महिला भी थी। इस समय तीनों ने उन्हें कार से उतरते देखा और सभी उनका स्वागत करने आए। श्रीमान राज, बिल्ली और कुत्ते का भोजन ट्रकों में लाद दिया गया है। कुल 4 ट्रक हैं और प्रत्येक ट्रक में 5 टन माल है। पास आने पर तान्या शर्मा ने कहा और दूर खड़े 4 माल भरे ट्रकों की ओर इशारा किया। राज ने 4 ट्रकों को देखा और भ्रमित होकर बोले, मुझे याद है कि अगर 13 पाउंड के हिसाब से गणना करें तो 5 लाख रुपए में 19 टन से कम बिल्ली और कुत्ते का भोजन होना चाहिए। 20 टन कैसे हो गए? हाँ, कारखाने की मालकिन रीता जी ने सुना कि श्रीमान राज, आपने 5 लाख रुपए का बिल्ली और कुत्ते का भोजन प्रेम पशु सेवा केंद्र को दान करने के लिए खरीदा है, तो उन्होंने आपको कुछ छूट दी और सीधे 20 टन दे दिए। तान्या शर्मा ने बोलते हुए अपने पास खड़ी मध्यम आयु की महिला की ओर इशारा किया और परिचय दिया। श्रीमान राज, ये पशु आहार उद्योग की मालकिन रीता खंडेलवाल हैं। रीता जी, ये श्रीमान राज, राज सिंघानिया हैं। ये सुनकर राज की नज़र रीता पर पड़ी और उन्होंने धन्यवाद दिया। रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राज, आपका स्वागत है। अगर आप 5 लाख रुपए का बिल्ली और कुत्ते का भोजन खरीदकर प्रेम पशु सेवा केंद्र को दान कर सकते हैं तो मेरा थोड़ा सा मुनाफा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। रीता ने राज को देखा और भावुक होकर कहा कि उनकी सारी छूट अभी भी मुनाफे में थी और यह श्रीमान राज के सीधे दान की तुलना में कुछ भी नहीं थी। लेकिन उनके अपने भी कुछ प्लान थे। उनका लक्ष्य कारखाने के सामान्य संचालन को बनाए रखते हुए जितना संभव हो आवारा बिल्लियों और कुत्तों को अपनाने वाले सेवा केंद्रों की मदद करना था। आखिरकार केवल कारखाने के संचालन को सुनिश्चित करके ही वे अधिक आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद कर सकते थे। इस तरह कुछ लोगों ने थोड़ी औपचारिक बातें की। राज ने सीधे विदा ली। रीता जी, चूंकि माल तैयार है तो हम सीधे प्रेम पशु सेवा केंद्र की ओर चलते हैं। ठीक है,
मैंने प्रत्येक ट्रक के लिए 2 कर्मचारी व्यवस्थित किए हैं और वे सेवा केंद्र पर माल उतारने में आपकी मदद करेंगे। रीता ने हाथ हिलाया और कहा। ये सुनकर राज ने धन्यवाद दिया, कार में बैठे और प्रेम पशु सेवा केंद्र की ओर बढ़ चले। तान्या शर्मा आगे रास्ता दिखा रही थी और संजय मोरे पीछे गाड़ी चला रहे थे। सबसे पीछे 4 बड़े ट्रक थे। क्योंकि प्रेम पशु सेवा केंद्र जयपुरपुर शहर के किनारे एक गांव में है, ये थोड़ा दूर है। नेविगेशन सेट करने के बाद वहां पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। प्रेम पशु सेवा केंद्र। 2 मध्यम आयु के पुरुष एक साधारण घर में बैठकर बातें कर रहे थे। भाई अरविंद, अब क्या करें? क्या हमें उन कुत्तों को लेना चाहिए? पार्थ तिवारी ने सामने बैठे पुरुष को देखकर पूछा। अरविंद त्रिपाठी ने यह सुनकर हिचकिचाहट दिखाई। कल रात पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वाहन अवैध रूप से आवारा कुत्तों को ले जा रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जांच में पुष्टि हुई कि ये कुत्ते खेती वाले मांस कुत्ते नहीं थे, बल्कि अवैध रूप से पकड़े गए आवारा कुत्ते या चोरी किए गए कुत्ते थे। दोनों ड्राइवरों का आपराधिक रिकॉर्ड था और उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन गाड़ी में मौजूद कुत्ते छूट गए। कोई उन्हें लेने वाला नहीं था और न ही यह पता था कि उनका क्या करना है। अगर वे इन आवारा कुत्तों को लेने का फैसला करते हैं तो उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कल रात उन आवारा कुत्तों की स्थिति देखी थी। उनमें से कई बीमार थे। स्थिति को देखते हुए ज्यादातर को कुत्तों का प्लेग था। पेट अस्पतालों में कुत्तों के प्लेग के इलाज की मौजूदा कीमत के हिसाब से ये लगभग 1000 से 3000 रुपये के बीच है। 200 से अधिक आवारा कुत्तों में उन्होंने प्रारंभिक रूप से अनुमान लगाया कि 20 कुत्तों को कुत्तों का प्लेग था। अगर विस्तृत जांच की जाए तो निश्चित रूप से और भी होंगे। इसके अलावा कुछ घायल और अक्षम कुत्तों का भी इलाज करना होगा। केवल चिकित्सा खर्च ही एक भारी खर्च होगा। उनके सेवा केंद्र के लिए इतना बड़ा खर्च उठाना पहले से ही मुश्किल था। अरविंद त्रिपाठी दुविधा में थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने ऊपर देखा और पार्थ तिवारी को देखा। क्या तुमने पड़ोसी शहर के प्रेम पशु सेवा केंद्र से संपर्क किया? क्या वे कुछ आवारा कुत्तों को लेने के लिए तैयार हैं? अगर कोई सेवा केंद्र कुछ आवारा कुत्तों को साझा करने को तैयार हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और यहाँ का दबाव बहुत कम हो जाएगा। पार्थ तिवारी ने सिर हिलाया और कटु हंसी हंसे। हमने संपर्क किया था, लेकिन वहां के सेवा केंद्र ने कुत्तों के प्लेग की बात सुनते ही सीधे मना कर दिया। हाय, अरविंद त्रिपाठी ने बेबसी से आह भरी। तभी बाहर कई कारों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। पार्थ तिवारी ने खिड़की से बाहर देखा। लगता था कि सेवा केंद्र के बाहर एक कार रुकी थी। शायद कोई कुत्ते का भोजन दान करने आया है। आमतौर पर सेवा केंद्र में आने वाली गाड़ियां ज्यादातर उन दयालु लोगों की होती थीं जो चीजें दान करने आते थे। चलो बाहर देखते हैं। अरविंद त्रिपाठी उठे और पार्थ तिवारी के साथ बाहर चले गए। इस समय सेवा केंद्र के आंगन में पहले से ही कई स्वयंसेवक थे जो उत्सुकता से बाहर देख रहे थे। अरविंद त्रिपाठी और पार्थ तिवारी सीढ़ियों पर खड़े हुए और दीवार के पार देखा कि बाहर 4 ट्रक खड़े थे, जिससे वे हैरान रह गए। 4 ट्रक, अगर ये सब दान की वस्तुएं थीं तो यह कोई छोटी संख्या नहीं होगी। अरविंद त्रिपाठी और पार्थ तिवारी ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से सीढ़ियां उतरकर गेट की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, उन्होंने एक परिचित व्यक्ति और 2 युवा पुरुष और महिला को उनकी ओर आते देखा। तान्या जी, धन्यवाद, आपने फिर से खर्च किया। अरविंद त्रिपाठी ने तान्या शर्मा को आते देखा और कृतज्ञता से कहा। गलत मत समझिए भाई अरविंद, इस बार दान करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि यह श्रीमान राज सिंघानिया हैं। तान्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े राज की ओर इशारा किया। अरविंद त्रिपाठी ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया, फिर राज को देखा और माफी मांगते हुए बोले। श्रीमान राज, माफ करें, मुझे समझ नहीं आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ प्रेम दिखाने के लिए आए। जब उन्होंने तान्या जी को आते देखा तो उन्हें लगा कि तान्या जी फिर से प्रेम दिखाने आई हैं। आखिरकार तान्या जी पहले कई बार सेवा केंद्र में बिल्ली और कुत्ते का भोजन दान करने आई थीं। राज ने थोड़ा नर्वस अरविंद त्रिपाठी को देखकर हल्के से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, प्रेम दिखाने वाला कोई भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद हो। श्रीमान राज, अगर हर कोई आपके जितना दयालु हो तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई आवारा बिल्ली और कुत्ता नहीं होगा। आपके जैसे दयालु मालिक निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। पार्थ तिवारी ने अचानक प्रशंसा की। ये सुनकर राज का चेहरा ठिठक गया और फिर उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया और दूर खड़े 4 ट्रकों की ओर इशारा किया। खैर, इन 4 ट्रकों में बिल्ली और कुत्ते का भोजन लदा है। आप एक जगह बताएं ताकि वे माल उतार सकें। सब बिल्ली और कुत्ते का भोजन। ये सुनकर अरविंद त्रिपाठी ने 4 ट्रकों को हैरानी से देखा। उस ट्रक की लोडिंग क्षमता लगभग 5 टन है और ये 4 ट्रक 20 टन बिल्ली और कुत्ते का भोजन ले जा सकते हैं। अगर इसे पैसे में बदला जाए तो सस्ता कुत्ते का भोजन भी लाखों में होगा। ये श्रीमान राज वाकई उदार हैं। वेयरहाउस वहाँ है, मैं आपको ले चलता हूँ। अरविंद त्रिपाठी ने आगे बढ़कर आंगन में एक वेयरहाउस की ओर रास्ता दिखाया।
वेयरहाउस की जगह की पुष्टि करने के बाद प्रेम पशु सेवा केंद्र के स्वयंसेवक माल उतारने में मदद करने के लिए बाहर आए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद सारा बिल्ली और कुत्ते का भोजन वेयरहाउस में रख दिया गया। वेयरहाउस में भरे हुए बिल्ली और कुत्ते के भोजन को देखकर अरविंद त्रिपाठी थोड़ा उत्साहित थे। इस भोजन के साथ उनका प्रेम पशु सेवा केंद्र कुछ समय तक आवारा बिल्लियों और कुत्तों के भूखे रहने की चिंता नहीं करेगा, और भोजन की लागत बचने से उनके पास 200 से अधिक आवारा कुत्तों को रखने का आत्मविश्वास था। ये सोचकर अरविंद त्रिपाठी ने राज को कृतज्ञता से देखा। श्रीमान राज, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दान किया गया कुत्ते का भोजन 200 से अधिक जाने बचाने जैसा है। भाई अरविंद, मैंने तो बस अपना प्रेम दिखाया, जाने बचाने का श्रेय आपको ही जाता है। राज ने शर्मिंदगी से हाथ हिलाया। उनके द्वारा खर्च किया गया पैसा विधि का था, उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए यह वाकई कोई बड़ी बात नहीं थी। वाकई में महान वे लोग हैं जो इन आवारा बिल्लियों और कुत्तों के लिए अपनी मेहनत और पैसा लगाते हैं। श्रीमान राज, भाई अरविंद जो कह रहे हैं वह सच है। कल रात पुलिस ने एक वाहन को जब्त किया जो अवैध रूप से पकड़े गए आवारा कुत्तों को ले जा रहा था। उसमें 200 से अधिक आवारा कुत्ते थे। भाई अरविंद और मैं ये सोच रहे थे कि उन्हें कैसे रखा जाए, और आप आ गए। आपके द्वारा दान किए गए कुत्ते के भोजन ने हमारा आर्थिक दबाव बहुत कम कर दिया। हम अब लगभग 200 से अधिक आवारा कुत्तों को रख सकते हैं। पार्थ तिवारी भी पास आए और विस्तार से बताया। ऐसी बात है। राज थोड़ा हैरान हुए, ये सोचकर कि उन्होंने अनजाने में इतनी मदद कर दी। मन में सोचते हुए उन्होंने तुरंत पूछा, वे 200 से अधिक आवारा कुत्ते अब कहाँ हैं? कुत्ते अभी भी गाड़ी में हैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन आपके द्वारा दान किए गए कुत्ते के भोजन के साथ हम उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमान राज, क्या आप उन्हें देखने जाना चाहेंगे? अरविंद त्रिपाठी ने दिल से मुस्कुराया। ठीक है, राज ने सोचा और सिर हिलाया। वे ये भी देखना चाहते थे कि कुत्ते के सौदागर आवारा कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। अरविंद त्रिपाठी ने अधीरता से कहा कि वे आवारा कुत्ते गाड़ी में बंद बहुत कष्ट झेल रहे थे। अब जब उन्होंने उन्हें लेने का फैसला कर लिया था तो वे जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना चाहते थे। इसलिए एक समूह निकल पड़ा और उन आवारा कुत्तों को वापस लाया। हालांकि चूंकि कुछ आवारा कुत्तों को कुत्तों का प्लेग हो गया था, उन्हें सीधे सेवा केंद्र में नहीं लाया गया, बल्कि एक खाली मैदान में अलग थलग रखा गया। राज ने देखा कि आवारा कुत्तों को कुत्ते की गाड़ी से निकाला जा रहा था। वे चुप हो गए। उन आवारा कुत्तों में से कुछ पहले से ही मरने की कगार पर थे, जमीन पर बिना हिले डुले पड़े थे। कुछ घावों से भरे थे और अकेले कोने में अपनी चोटों को चाट रहे थे, बार बार कराहने की आवाजें निकाल रहे थे। कुछ का एक पैर टूटा हुआ था और वे आंगन में लंगड़ाते हुए इधर उधर भटक रहे थे। सबसे क्रूर बात यह थी कि उन्होंने एक कुत्ते को देखा जिसकी एक आंख नहीं थी और खाली आंख का गड्ढा पहले से ही काला हो चुका था। मारना तो बस सिर काटने जैसा है। वे समझ नहीं पाए कि वे कुत्ते के सौदागर इतने क्रूर क्यों थे। आवारा कुत्तों को व्यवस्थित करने के बाद समूह सेवा केंद्र लौट आया। वापसी के रास्ते में तान्या शर्मा और अदिति मेहरा के पहले के खुशहाल चेहरे उदास हो गए। वे स्पष्ट रूप से अभी देखे गए आवारा कुत्तों की दयनीय स्थिति से प्रभावित थे। जब वे सेवा केंद्र लौटे, वे विदा लेने वाले थे, लेकिन पाया कि सेवा केंद्र ने पहले से ही उनके लिए भोजन तैयार कर लिया था। श्रीमान राज, आपके लिए धन्यवाद देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस दोपहर का भोजन कर लीजिए। अरविंद त्रिपाठी ने उत्साह से निमंत्रण दिया। राज ने समय देखा और पाया कि दोपहर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। खाने के बीच में आवारा कुत्तों की वजह से जो माहौल उदास हो गया था वह फिर से जीवंत हो गया। पार्थ तिवारी ने एक गिलास बियर पी और उत्साहित होकर बोले, श्रीमान राज, मेरे मन में हमेशा एक परियोजना रही है, वह है एक प्रेम पशु उद्यान खोलना, जैसे कि एक चिड़ियाघर, लेकिन जानवर बिल्लियां और कुत्ते होंगे, और फिर पर्यटकों को आकर्षित करना ताकि वे देखने और खेलने आएं। इस तरह हम पर्यटकों से टिकट शुल्क ले सकते हैं और फिर इस पैसे का उपयोग अधिक आवारा बिल्लियों और कुत्तों को लेने के लिए कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उन निवेश कंपनियों में से किसी को भी समझ नहीं आए और उन्होंने सभी को खारिज कर दिया। अरविंद त्रिपाठी ने पार्थ तिवारी की थोड़ी नशे में धुत हालत देखी और उनका गिलास छीन लिया। अपनी बेकार परियोजना की बात मत करो। कितने लोग हमारे द्वारा लिए गए आवारा बिल्लियों और कुत्तों को देखने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार होंगे, जिनमें से कुछ तो अक्षम भी हैं। क्या ये स्पष्ट रूप से घाटे वाली परियोजना नहीं है? अगर उन निवेशकों को तुम्हारी परियोजना में रुचि होती तो यह आश्चर्यजनक होता। राज ने अरविंद त्रिपाठी की बात सुनी और खाना उठाते समय रुक गए। घाटे वाली परियोजना? क्या ये ठीक वैसा नहीं है जैसा वे चाहते हैं? प्रेम पशु उद्यान, ये बहुत विश्वसनीय नहीं लगता। इसके अलावा उन निवेश कंपनियों ने इस परियोजना को खारिज कर दिया है, जिससे यह और भी पक्का हो जाता है कि यह परियोजना पैसे नहीं कमाएगी। आपको पता है कि उन निवेश कंपनियों के पास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने वाले पेशेवर लोग हैं। अच्छा हुआ
वे चिंतित थे कि घाटे वाली परियोजनाएं कहाँ से मिलेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रेम दिखाने के बाद उन्हें इतनी विश्वसनीय परियोजना मिल जाएगी। यह अच्छे कर्मों का इनाम है। इस समय उन्होंने थोड़ा नशे में धुत पार्थ तिवारी को देखा और वे उन्हें और भी अच्छे लगने लगे। भाई पार्थ, क्या इस परियोजना के लिए आपके पास कोई योजना है? हाँ, मेरे पास है। पार्थ तिवारी ने राज का सवाल सुनकर तुरंत जोश में आ गए। मेरे पास उपनगरों में 5 एकड़ जमीन है, लगभग 3000 वर्ग मीटर। मैं वहां पहले एक छोटा प्रेम पशु उद्यान बनाने की योजना बना रहा हूं और फिर उस उद्यान को केंद्र बनाकर धीरे धीरे बाहर की ओर विस्तार करूंगा। मेरा लक्ष्य प्रेम पशु उद्यान को डिज्नी जितना बड़ा करना है, ताकि चाहे जितनी भी आवारा बिल्लियां और कुत्ते हों, उन्हें समायोजित किया जा सके। श्रीमान राज, क्या आप इस परियोजना में निवेश करने में रुचि रखते हैं? डिज्नी जितना बड़ा लक्ष्य? क्या पार्थ तिवारी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है? अगर यह वाकई धीरे धीरे डिज्नी के आकार तक विकसित हो गया, तो यह एक टिकाऊ पैसा जलाने वाली परियोजना है। राज ने मन ही मन हिसाब लगाया। पार्क बनाने की लागत को अभी के लिए छोड़ दें, लेकिन हर दिन आवारा बिल्लियों और कुत्तों को खिलाना एक बड़ा खर्च है, और चूंकि प्रेम पशु उद्यान स्थापित करना है, तो इन पालतू जानवरों को साफ और सुरक्षित रखना होगा। इन आवारा बिल्लियों और कुत्तों को विभिन्न टीके और सुरक्षात्मक उपाय दिए जाने चाहिए। और पार्क स्थापित होने के बाद इसे अब सेवा केंद्र नहीं माना जा सकता, बल्कि एक कंपनी होगी। फिर स्वयंसेवकों की मदद लेना संभव नहीं होगा, बल्कि अपने कर्मचारी चाहिए होंगे। चिकित्सा खर्च, देखभाल खर्च, कर्मचारी वेतन, ये सब मिलकर एक भारी खर्च होगा। श्रीमान राज, पार्थ की बकवास मत सुनिए। उनकी परियोजना बिल्कुल अवास्तविक है। वह थोड़ा नशे में है, परवाह न करें। जब अरविंद त्रिपाठी ने देखा कि पार्थ तिवारी श्रीमान राज को निवेश के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, तो उन्होंने जल्दी से समझाया, नहीं, मुझे लगता है कि भाई पार्थ की परियोजना में बहुत विकास की संभावनाएं हैं। अब जब पालतू संस्कृति इतनी लोकप्रिय है, प्रेम पशु उद्यान बनाना एक बहुत संभावनाओं वाली परियोजना है। राज की नज़र अरविंद त्रिपाठी को छोड़कर सीधे पार्थ तिवारी पर पड़ी। उन्होंने मेज पर हथेली से थपथपाया और निर्णायक रूप से बोले, भाई पार्थ, मैं आपकी परियोजना में निवेश करता हूँ। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, कमरे में सन्नाटा छा गया। मौजूद किसी ने भी पार्थ तिवारी की प्रेम पशु उद्यान की बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसे खाने की मेज पर मजाक समझा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि श्रीमान राज ने वाकई कहा कि वे इस परियोजना में निवेश करेंगे। यहाँ तक कि थोड़ा नशे में धुत पार्थ तिवारी ने भी राज को अविश्वास से देखा। राज, श्रीमान राज, आप वाकई इस परियोजना में निवेश करना चाहते हैं? उन्होंने बस यूं ही पूछा था और कभी नहीं सोचा था कि श्रीमान राज उनकी परियोजना में निवेश करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी परियोजना में बहुत संभावनाएं हैं। सोमवार को अपनी परियोजना योजना के साथ मेरी कंपनी में आएं, हम परियोजना निवेश पर चर्चा करेंगे। राज ने कहा, एक बिजनेस कार्ड निकाला और पार्थ तिवारी की मेज पर रख दिया। सोमवार को इसलिए क्योंकि कल और परसों शनिवार और रविवार हैं छुट्टी, इसलिए इसे सोमवार तक तय करना पड़ा। श्रीमान राज, उनकी परियोजना नहीं चलेगी। कई निवेश कंपनियों ने उनकी परियोजनाओं को खारिज कर दिया है और सभी ने कहा कि यह पैसे नहीं कमाएगी। ये देखकर अरविंद त्रिपाठी ने जल्दी से बोला, श्रीमान राज ने उनके लिए इतना कुत्ते का भोजन दान किया था। वे नहीं देख सकते थे कि दूसरा पक्ष घाटे वाली परियोजना में निवेश करे। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह परियोजना संभव है। राज ने दृढ़ता से कहा, वे उन्हें पैसे खोने से कैसे रोक सकते हैं? श्रीमान राज का दृढ़ रवैया देखकर अरविंद त्रिपाठी ने आह भरी और आगे मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मन में सोचा कि वे केवल पार्थ तिवारी से शुरुआत कर सकते हैं। वे श्रीमान राज को गड्ढे में कूदते नहीं देख सकते थे। खाना जल्दी खत्म हो गया। राज और तान्या शर्मा ने पिछवाड़े में अपनाए गए आवारा बिल्लियों और कुत्तों को देखा। उन स्वस्थ और जीवंत बिल्लियों और कुत्तों को देखकर वे अब उस स्थिति में नहीं थे जब वे भटक रहे थे। इतनी सारी बिल्लियां। अदिति मेहरा ने अपने हाथ में भोजन पकड़ा और तुरंत बड़ी संख्या में बिल्लियों से घिर गई। मोटे तौर पर गिनने पर लगभग 30 बिल्लियां थीं। भाई अरविंद, आप इतनी सारी आवारा बिल्लियों और कुत्तों को लेते हैं, क्या कोई इन्हें अपनाने वाला नहीं है? राज ने आंगन में बिल्लियों और कुत्तों को देखा और उनमें कई नस्लें देखीं, जैसे कि बॉर्डर कॉली, हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, वे सब यहाँ थे। इस प्रकार के कुत्तों को किसी न किसी को अपनाना चाहिए। ये सुनकर अरविंद त्रिपाठी ने आह भरी। पहले हमने गोद लेने की गतिविधियां आयोजित की थीं और उस समय कई लोगों ने बिल्लियों और कुत्तों को गोद लिया था। लेकिन बाद में जब हमने गोद लेने वालों की जांच की तो हमने गोद लेने की गतिविधियां बंद कर दीं। अगर कोई वाकई गोद लेना चाहता है तो हम उनकी स्थिति के आधार पर देखते हैं कि क्या उन्हें गोद लेने दे सकते हैं। क्यों? राज ने अरविंद त्रिपाठी को संदेह से देखा। क्योंकि गोद लेने वालों में से एक बड़ा हिस्सा वास्तव में बिल्लियों और कुत्तों से प्यार नहीं करता। हमारी जांच के अनुसार हमने पाया कि कई गोद लिए गए पालतू जानवर फिर से त्याग दिए गए और आवारा बिल्लियां और कुत्ते बन गए। और त्यागने के कारण भी तरह तरह के अजीब हैं।
प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया, अब रखना नहीं चाहता। घर में इधर उधर पेशाब करता है या उसे बदसूरत लगता है, कई कारण हैं। अरविंद त्रिपाठी ने यहाँ रुककर एक बेबस मुस्कान दिखाए। हास्यास्पद नहीं है, बिल्लियों और कुत्तों से प्यार करने का नारा लगाते हैं लेकिन वास्तव में सबसे क्रूर काम करते हैं। वे वास्तव में बिल्लियों और कुत्तों से प्यार नहीं करते, उन्हें बस एक पालतू जानवर चाहिए जिसके साथ खेल सकें। जब वे खेल खेल में तंग आ जाते हैं या उन्हें पसंद नहीं रहता तो वे उसे फेंक देते हैं। अरविंद त्रिपाठी की बात सुनकर राज चुप हो गए। उन्होंने आंगन में बिल्लियों और कुत्तों को देखा। उनमें से कई को इस तरह त्याग दिया गया होगा। वे अचानक थोड़ा उलझन में पड़ गए। वे पैसे दान करके इन आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद कर सकते थे लेकिन लोगों के दिलों को नहीं बदल सकते थे। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। हाय, राज ने एक सांस ली और अपने दिल की उदासी को बाहर निकाला। भाई अरविंद, क्या मैं 5 कुत्तों को गोद ले सकता हूँ? श्रीमान राज, आप इतने सारे कुत्तों को क्यों गोद लेना चाहते हैं? मेरे पास एक कारखाना है जहां मैं कुछ कुत्तों को गोद ले सकता हूं और कारखाने की देखभाल में मदद कर सकता हूं। लेकिन चिंता न करें, चूंकि मैं उन्हें गोद ले रहा हूं, मैं उन्हें त्यागूंगा नहीं। वे दूसरों को नहीं बदल सकते लेकिन खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब तक कुत्ते गोद लिए जाएं, कैंटीन से बचा हुआ खाना सीधे कुत्तों को खिलाया जा सकता है। इस तरह लोकेश राणा का लंच बॉक्स बेचने का धंधा पूरी तरह से बंद हो सकता है और वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी आय का एक स्रोत भी खो देंगे। ये तो एक पंथ तीन काज की बात है। राज सिंघानिया ने अरविंद त्रिपाठी की बातें सुनी और खाना उठाते समय रुक गए। घाटे का प्रोजेक्ट, क्या ये वही नहीं है जो वह चाहते हैं? प्रेम पशु उद्यान, ये बहुत भरोसेमंद नहीं लगता। इसके अलावा उन निवेश कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि यह प्रोजेक्ट पैसे नहीं कमाएगा। आपको बता दें कि उन निवेश कंपनियों के पास प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन करने के लिए पेशेवर लोग हैं। अच्छा हुआ, वह चिंतित थे कि घाटे वाले प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्यार दिखाने के बाद उन्हें इतना भरोसेमंद प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यह अच्छे कामों का इनाम है। इस समय उन्होंने पार्थ तिवारी को देखा, जो थोड़ा नशे में था और वह उन्हें और ज्यादा पसंद आने लगा। पार्थ भाई, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई योजना है? हाँ, मेरे पास है। पार्थ तिवारी ने राज सिंघानिया का सवाल सुनते ही तुरंत जोश में आ गए। मेरे पास उपनगर में 5 एकड़ जमीन है, लगभग 3000 वर्ग मीटर। मैं वहां पहले एक छोटा प्रेम पशु उद्यान बनाने की योजना बना रहा हूं और फिर उस उद्यान को केंद्र बनाकर धीरे धीरे बाहर की ओर विस्तार करूंगा। मेरा लक्ष्य है कि प्रेम पशु उद्यान को डिज्नी के आकार तक विकसित किया जाए ताकि कितने भी आवारा बिल्लियां और कुत्ते हों, उन्हें जगह मिल सके। राज जी, क्या आप इसमें निवेश करने में रुचि रखते हैं? डिज्नी जितना बड़ा लक्ष्य, क्या पार्थ तिवारी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है? अगर यह वाकई में धीरे धीरे डिज्नी के आकार तक विकसित हो गया तो यह एक निरंतर पैसा जलाने वाला प्रोजेक्ट होगा। राज सिंघानिया ने मन ही मन हिसाब लगाया। पार्क बनाने की लागत को अभी के लिए छोड़ दें, लेकिन हर दिन आवारा बिल्लियों और कुत्तों को खिलाना एक बड़ा खर्चा है, और चूंकि एक प्रेम पशु उद्यान स्थापित करने जा रहे हैं, इन पालतू जानवरों को साफ और सुरक्षित रखना होगा। इन आवारा बिल्लियों और कुत्तों को विभिन्न टीके और सुरक्षात्मक उपाय मिलने चाहिए। और पार्क स्थापित होने के बाद इसे अब बचाव केंद्र नहीं माना जा सकता, बल्कि एक कंपनी होगी। तो स्वयंसेवकों को मदद के लिए ढूंढना असंभव होगा, बल्कि आपको अपने कर्मचारी चाहिए होंगे। चिकित्सा खर्च, देखभाल खर्च, कर्मचारी वेतन, ये सभी चीजें मिलकर एक बड़ा खर्च बन जाता है। राज जी, पार्थ तिवारी की बकवास मत सुनिए। उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से अवास्तविक है। वह थोड़ा नशे में है, परवाह मत कीजिए। अरविंद त्रिपाठी ने देखा कि पार्थ तिवारी राज जी को निवेश के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, तो जल्दी से समझाया। नहीं, मुझे लगता है कि पार्थ भाई का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी विकास संभावनाएं रखता है। आजकल पालतू संस्कृति इतनी लोकप्रिय है, प्रेम पशु उद्यान बनाना बहुत संभावनाओं वाला प्रोजेक्ट है। राज सिंघानिया की नज़र अरविंद त्रिपाठी को छोड़कर सीधे पार्थ तिवारी पर टिकी। उन्होंने अपनी हथेली से मेज थपथपाए और निर्णायक रूप से बोले, पार्थ भाई, मैं आपके प्रोजेक्ट में निवेश करता हूँ। जैसे ही उनकी आवाज़ गिरी, कमरे में सन्नाटा छा गया। मौजूद किसी ने भी पार्थ तिवारी के प्रेम पशु उद्यान को गंभीरता से नहीं लिया और इसे खाने की मेज पर मजाक समझा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राज जी ने वाकई में कहा कि वह इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। यहां तक कि पार्थ तिवारी, जो थोड़ा नशे में था, ने भी अविश्वास में राज सिंघानिया की ओर देखा। राज जी, आप वाकई इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं? उन्होंने बस यूं ही पूछा था और कभी नहीं सोचा था कि राज जी उनके प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। बेशक, मुझे लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत संभावनाएं हैं। सोमवार को अपनी प्रोजेक्ट योजना के साथ मेरी कंपनी में आइए, हम प्रोजेक्ट निवेश पर चर्चा करेंगे। राज सिंघानिया ने कहा, एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे पार्थ तिवारी की डेस्क पर सरका दिया। सोमवार को इसलिए क्योंकि कल और परसों शनिवार और रविवार हैं, छुट्टी। इसे केवल सोमवार तक तय किया जा सकता है। राज जी, उनका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा।
कई निवेश कंपनियों ने उनके प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है और सभी ने कहा कि इससे पैसा नहीं कमेगा। ये देखकर अरविंद त्रिपाठी ने जल्दी से बोला, राज जी ने उनके लिए इतना कुत्ता खाना दान किया था। वह किसी भी तरह से नहीं देख सकते थे कि दूसरा पक्ष घाटे वाले प्रोजेक्ट में निवेश करे। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट संभव है, राज सिंघानिया ने दृढ़ता से कहा। उनके घाटा करने से उन्हें कैसे रोका जा सकता है? राज जी का दृढ़ रवैया देखकर अरविंद त्रिपाठी ने आह भरी और आगे मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मन में सोचा कि वह केवल पार्थ तिवारी से शुरुआत कर सकते हैं। राज जी को गड्ढे में कूदते हुए नहीं देख सकते। खाना जल्दी खत्म हो गया। राज सिंघानिया और तान्या शर्मा ने पिछवाड़े में गोद लिए गए आवारा बिल्लियों और कुत्तों को देखा। उन स्वस्थ और जीवंत बिल्लियों और कुत्तों को देखकर वे अब उस स्थिति में नहीं थे जब वे भटक रहे थे। इतनी सारी बिल्लियां। अदिति मेहरा ने अपने हाथ में खाना लिया और तुरंत बड़ी संख्या में बिल्लियों ने उसे घेर लिया। मोटे तौर पर गिनने पर लगभग 30 बिल्लियां थीं। अरविंद भाई, आप इतने सारे आवारा बिल्लियों और कुत्तों को लेते हैं, कोई इन्हें गोद लेना नहीं चाहता? राज सिंघानिया ने पिछवाड़े में बिल्लियों और कुत्तों को देखा और उनमें कई नस्लें देखीं, जैसे कि बॉर्डर कॉली, हस्की, गोल्डन रिट्रीवर, वे सभी यहाँ थे। इस तरह के कुत्तों को किसी को गोद लेना चाहिए। अरविंद त्रिपाठी ने ये सुनकर आह भरी। पहले गोद लेने की गतिविधियां आयोजित की गई थीं और उस समय कई लोगों ने बिल्लियों और कुत्तों को गोद लिया था। लेकिन बाद में जब हमने गोद लेने वालों की अनुवर्ती जांच की तो हमने गोद लेने की गतिविधियां आयोजित करना बंद कर दिया। अगर कोई वाकई में गोद लेना चाहता है तो हम उनकी स्थिति के आधार पर देखते हैं कि क्या उन्हें गोद लेने दे सकते हैं। क्यों? राज सिंघानिया ने अरविंद त्रिपाठी को संदेह के साथ देखा। क्योंकि गोद लेने वालों में से एक बड़ा हिस्सा वास्तव में बिल्लियों और कुत्तों से प्यार नहीं करता। हमारी अनुवर्ती जांच के अनुसार हमने पाया कि कई गोद लिए गए पालतू जानवर फिर से छोड़ दिए गए और आवारा बिल्लियां और कुत्ते बन गए। और छोड़ने के कारण भी तरह तरह के अजीब हैं। उसका अपने प्रेमी से ब्रेकअप हो गया, अब वह पालना नहीं चाहता। घर में हर जगह पेशाब और मल करता है या उसे बदसूरत लगता है, कई कारण हैं। अरविंद त्रिपाठी यहाँ रुके और एक असहाय मुस्कान दिखाए। हास्यास्पद नहीं है, बिल्लियों और कुत्तों से प्यार करने का नारा लगाते हैं लेकिन वास्तव में सबसे क्रूर काम करते हैं। वे वास्तव में बिल्लियों और कुत्तों से प्यार नहीं करते, उन्हें बस एक पालतू जानवर चाहिए जिसके साथ खेल सकें। जब वे खेल खेल में तंग आ जाते हैं या उन्हें पसंद नहीं आता तो उसे फेंक देते हैं। राज सिंघानिया ने अरविंद त्रिपाठी की बात सुनकर चुप हो गए। उन्होंने आंगन में बिल्लियों और कुत्तों को देखा। उनमें से कई को इस तरह छोड़ दिया गया होगा। उन्हें अचानक थोड़ा भ्रम हुआ। वह दान करके इन आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों को नहीं बदल सकते। ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। हाय, राज सिंघानिया ने एक सांस ली और अपने दिल की उदासी को बाहर निकाला। अरविंद भाई, क्या मैं 5 कुत्तों को गोद ले सकता हूँ? राज जी, आप इतने सारे कुत्ते क्यों गोद लेना चाहते हैं? मेरे पास एक कारखाना है जहां मैं कुछ कुत्तों को गोद ले सकता हूं और कारखाने की देखभाल में मदद कर सकता हूं। लेकिन चिंता मत कीजिए, चूंकि मैं उन्हें गोद लेने का फैसला करता हूं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वह दूसरों को नहीं बदल सकते लेकिन खुद से मांग कर सकते हैं। और जब तक कुत्ता गोद लिया जाता है, कैफेटेरिया के बचे हुए खाने को सीधे कुत्ते को खिला सकते हैं। इस तरह लोकेश राणा का लंच बॉक्स बेचने का व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो सकता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से आय का एक स्रोत खो देगा। ये तो एक पंथ दो काज की बात है। चूंकि राज जी गोद लेना चाहते हैं, मुझे स्वाभाविक रूप से राहत है। राज जी की दयालुता हो या उनकी आर्थिक ताकत, कुछ कुत्तों को गोद लेने में कोई बोझ नहीं होगा। अरविंद त्रिपाठी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, चाहे वह राज जी का दयालु कार्य हो या उनकी आर्थिक ताकत, कुछ कुत्तों को गोद लेना बिल्कुल बोझ नहीं होगा। ये सुनकर राज सिंघानिया ने पिछवाड़े में घूमकर देखा और अंत में 4 हस्की और एक बॉर्डर कॉली चुने। बेशक उन्होंने नस्ल के आधार पर नहीं चुना, बल्कि जब उन्होंने स्वयंसेवकों को कुत्तों को खाना खिलाते देखा तो ये 5 कुत्ते बहुत खाने वाले थे। कुत्ता चुनने के बाद यहाँ की चीजें लगभग खत्म हो गई थीं। उन्होंने बस अलविदा कहा और चले गए। राज जी, धीरे चलिए, मैं अगले 2 दिनों में आपके चुने हुए कुत्तों को भिजवा दूंगा। प्रेम पशु सेवा केंद्र के दरवाजे पर अरविंद त्रिपाठी ने हाथ हिलाकर कहा। ठीक है, राज सिंघानिया ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचा और पूछा। जब पार्थ तिवारी होश में आए तो उन्हें याद दिलाना कि सोमवार को प्रोजेक्ट योजना के साथ मेरे पास आए ताकि हम निवेश पर चर्चा करें। यह मामला इस बार यहाँ आने का उनका सबसे बड़ा लाभ था। बस पार्थ तिवारी की शराब पीने की क्षमता बहुत खराब है। कुछ बियर की बोतलें पीने के बाद वह इतना नशे में हो गया, वरना वह आज ही प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देना चाहते थे। प्रेम पशु सेवा केंद्र छोड़कर तान्या शर्मा ने खुद गाड़ी चलाकर चली गईं, जबकि अदिति मेहरा उनके साथ कंपनी की व्यावसायिक गाड़ी में बैठ गईं। कल वह दिन है जब अदिति मेहरा कोची में प्रशिक्षण के लिए रवाना होंगी और उनके पास कुछ समझाने के लिए था। कल कोची में प्रशिक्षण के लिए जाओ, कर्मचारियों की भर्ती करना मत भूलना।
यह इस बात से संबंधित है कि विधि के कितने फंड खर्च किए जा सकते हैं, इसलिए कुछ शब्द तो कहने ही पड़ेंगे। मैं समझ गई, राज जी। अदिति मेहरा ने सिर हिलाकर कहा, एक कर्मचारी की भर्ती पर 1000 रुपये का इनाम है। भले ही राज सिंघानिया ने याद न दिलाया होता, वह रुचि रखती। अदिति मेहरा को प्रशिक्षण के बारे में निर्देश देने के बाद राज सिंघानिया ने समय देखा, दोपहर के 3 बज चुके थे। उन्होंने कारखाने में वापस जाने का विकल्प नहीं चुना और सीधे घर चले गए। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स, कर्मचारी कैफेटेरिया। लोकेश राणा का पैक किया हुआ लंच बॉक्स खिड़की पर रखा था और वह जल्दी बिक गया। कुछ कर्मचारियों ने, जिन्हें लंच नहीं मिला, शिकायत करना शुरू कर दिया। लोकेश भाई, क्या आप और लंच बॉक्स तैयार नहीं कर सकते? हर दिन 30 से 40 बॉक्स सबके लिए बांटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हाँ, बस कुछ और बॉक्स बनाओ, मैं ऊंची कीमत पर खरीद लूंगा। लोकेश राणा ने उन लोगों को देखा जिन्हें लंच बॉक्स नहीं मिला और असहाय रूप से मुस्कुराया। वह और लंच बॉक्स लेना चाहता था, लेकिन राजजी बिल्कुल अनुमति नहीं देते थे। लंच बॉक्स न मिलने के कारण निराश होकर चले गए लोगों को देखकर लोकेश राणा को थोड़ा अफसोस हुआ। कितना अच्छा ग्राहक समूह था। ये बहुत अफसोसजनक है कि हर दिन केवल 30 से ज़्यादा लंच बॉक्स बेच सकते हैं। बिके हुए लंच बॉक्स के खाली डिब्बों को समेटने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और कैफेटेरिया में एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हेलो सभी को, आज मैं आपको हमारी चांदनी टेक्सटाइल मिल्स का खाना दिखाऊंगा। आप बता सकते हैं कि खाना अच्छा है या नहीं। हमारे रेस्तरां का माहौल देखिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लोकेश राणा ने इसे सावधानी से संपादित किया और सीधे भेज दिया। कैसा रहा? आपके डाले गए वीडियो को कितने लोगों ने देखा? मनोहर सिंह एक तरफ बैठे थे और पूछा। अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। वीडियो डालने के कुछ दिनों में ये सामान्य है, लोकेश राणा ने शांति से कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वीडियो डालने के बाद वह वायरल हो जाएगा। संभावना बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच लिया था। अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो वह कुछ कॉपीराइटर लेंगे और फिर कुछ कर्मचारियों को अभिनय के लिए कहेंगे ताकि वीडियो को और दिलचस्प और आकर्षक बनाया जाए। यह उन लोगों को बनाए रख सकता है जो वीडियो देखते हैं और कंपनी का अच्छा पक्ष दिखा सकता है। तो इस समय ट्रैफिक कम होने पर वह जल्दी में नहीं थे। सबसे खराब स्थिति में क्या वह कुछ ट्रैफिक खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते? राज जी ने इतना ऊंचा वेतन दिया है तो कंपनी को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह जल्दी अदिति मेहरा जल्दी हवाई अड्डे पहुंच गई। यह उनकी जिंदगी में पहली बार विमान में सफर था, इसलिए वह बहुत उत्साहित थी। हेलो सुश्री मेहरा, आपने प्रथम श्रेणी का केबिन खरीदा है। आपको केवल वीआईपी विशेष लाउंज में इंतजार करना है। बोर्डिंग के समय एक कर्मचारी आपको याद दिलाएगा कि चेक इन और कतार में लगने की कोई जरूरत नहीं है। एक हवाई अड्डा कर्मचारी ने अदिति मेहरा से सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है। अदिति मेहरा ने घबराते हुए सिर हिलाया। वह जानती थी कि राज सिंघानिया ने उनके लिए प्रथम श्रेणी का केबिन खरीदा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रथम श्रेणी के केबिन में ऐसी सुविधाएं होंगी। ये सोचकर कि वह कितनी बेचैनी से चेक इन की जगह ढूंढ रही थी, उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जल्द ही बोर्डिंग का समय आ गया। हवाई अड्डे के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वह आसानी से विमान में सवार हो गईं। प्रथम श्रेणी के केबिन में पहुंचकर उन्होंने कुछ संकोच के साथ विशाल और आरामदायक सीटों पर बैठ गईं। वह प्रथम श्रेणी के केबिन के लेआउट को अवाक होकर देख रही थीं। चूंकि यह उनकी पहली उड़ान थी और वह भी प्रथम श्रेणी में, वह थोड़ा असमंजस में थीं। कभी भी वह नहीं जानती थीं कि एयर होस्टेस के सवालों का जवाब कैसे देना है। बस ऐसे ही लगभग 2 घंटे लगे। विमान आखिरकार कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अदिति मेहरा उत्साहपूर्वक विमान से उतरी और फिर एक टैक्सी लेकर राज जी ने उनके लिए बुक किए गए होटल में गईं। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद वह होटल की शानदारी से एक बार फिर हैरान हो गईं और अपनी शानदार सूट में आईं। सजावट और कॉन्फ़िगरेशन उनके अपने घर से भी ज़्यादा शानदार थीं। अदिति मेहरा को अचानक एक एहसास हुआ, क्या वह यहाँ प्रशिक्षण के लिए आई हैं? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वह छुट्टियाँ मनाने आई हैं? वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आह भरी। फिर उन्होंने अपना सामान रखा और होटल से निकलकर बरिस्ता शिक्षा अकादमी की ओर गईं। राज सिंघानिया ने उनके लिए प्रशिक्षण के लिए इतना पैसा खर्च किया था, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से ध्यान देना था और मेहनत से पढ़ाई करनी थी। सोमवार को राज सिंघानिया सुबह जल्दी चांदनी टेक्सटाइल मिल्स में आए। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने इस अवधि की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया। कपड़ा कारखाने का परिवर्तन पहले ही व्यवस्थित हो चुका था और अब बस सजावट और मशीनों की खरीदारी की बात थी। चंद्रयान स्टूडियोज की ओर तारा स्टूडियो के अलावा, जो पहले से ही पैसा कमा रहा है, केवल फरहान कुरैशी के हाथों में नया प्रोजेक्ट है। चंद्रयान स्टूडियोज का लाभ से घाटे में बदलना फरहान कुरैशी के प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। उन्होंने पहले ही विक्रम यादव और ब्रिजेश पिल्लई को उस प्रोजेक्ट में भाग लेने से रोक दिया है। उन्हें विश्वास है कि फरहान कुरैशी की क्षमता के साथ इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
फिर चाय और चर्चा की बात है। अदिति मेहरा पहले से ही कोची में प्रशिक्षण शुरू कर चुकी हैं और बाकी कॉफ़ी शॉप की सजावट है। इसमें जल्दबाजी नहीं है। विवान जोशी के डिज़ाइन खत्म करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, काम शुरू हो सकता है। उनके पास वर्तमान में 3 कंपनियां हैं जो सभी अपेक्षित दिशा में विकसित हो रही हैं। फिर अगली बात नया प्रोजेक्ट है। उन्होंने पहले ही तान्या शर्मा और प्रेम पशु सेवा केंद्र के पार्थ तिवारी के साथ आज कंपनी में प्रोजेक्ट निवेश पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। वह इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत आशावादी हैं, जो निश्चित रूप से उन्हें विधि के बड़े फंड को खर्च करने में मदद करेगा और यह एक निरंतर घाटा है। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व से तारा स्टूडियो के कारण आने वाले दबाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया और पार्थ तिवारी सावधानी से बाहर से अंदर आए। राज सिंघानिया ने पार्थ तिवारी को आते देखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और वे जल्दी से खड़े होकर उनका स्वागत करने गए। पार्थ भाई, पहले बैठिए, तान्या शर्मा जल्द ही आ जाएंगी और फिर हम एक साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। पार्थ तिवारी ने यह सुनकर थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से बोले, राज जी, आपको प्रेम पशु उद्यान प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। राज सिंघानिया ने पार्थ तिवारी की बात सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। 2 दिन पहले खाने के दौरान वह अपनी बातों में बहुत दृढ़ थे। आज उन्होंने अपनी राय क्यों बदल दी? क्या आप बता सकते हैं कि कारण क्या है? राज जी, बात यह है कि मेरा प्रेम पशु उद्यान योजना कई बार निवेश कंपनियों को दी गई थी, लेकिन उन सभी निवेश कंपनियों ने इसे खारिज कर दिया। जाहिर है, मेरी प्रेम पशु उद्यान योजना को पसंद नहीं किया गया। इसलिए मैंने सावधानी से सोचा, राज जी, आपके लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, इसलिए निवेश न करना ही बेहतर है। जोखिम बहुत ज्यादा है, पार्थ तिवारी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। नशा उतरने के बाद अरविंद त्रिपाठी ने उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ बताया। उन्हें अपनी समस्या का भी एहसास हुआ। राज जी एक दयालु व्यक्ति हैं और वह दूसरों को इतना बड़ा जोखिम लेने और उनके प्रोजेक्ट में निवेश करने नहीं दे सकते। राज सिंघानिया ने पार्थ तिवारी की बात सुनकर राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि यह प्रोजेक्ट किसी और ने छीन लिया है, लेकिन सोचने पर कौन इस घाटे वाले प्रोजेक्ट को छीनेगा। इस मामले में चीजें आसान हो जाएंगी। सोचने के बाद उन्होंने पार्थ तिवारी की ओर देखा। मुझे बहुत खुशी है कि आपके पास यह विचार है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि हर प्रोजेक्ट में जोखिम होता है, इसलिए अगर आप चिंतित हैं कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट में घाटा करूंगा तो चिंता न करें। लेकिन राज जी, जब राज सिंघानिया ने देखा कि पार्थ तिवारी बोलने लगे, उन्होंने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, फिर आप फैसला लें। पहला, क्या आप अधिक आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद करना चाहते हैं? हाँ, पार्थ तिवारी ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो क्या ये प्रेम पशु उद्यान प्रोजेक्ट अधिक आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद कर सकता है? हाँ, पार्थ तिवारी ने सिर हिलाया। प्रेम पशु उद्यान प्रोजेक्ट शुरू करने का उनका मूल इरादा अधिक आवारा बिल्लियों और कुत्तों की मदद करना था। तो क्या आपको अपने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है? राज जी, मैं। पार्थ तिवारी हिचकिचाए। ये देखकर राज सिंघानिया ने असहाय रूप से अपना माथा पकड़ लिया। यह आदमी नियमों के अनुसार नहीं चलता, क्या उसे सीधा जवाब नहीं देना चाहिए था? इतनी देर तक काम करने के बाद उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर अभी भी भरोसा नहीं है। लेकिन क्या कम भरोसा बेहतर नहीं है? क्या ये साबित नहीं करता कि यह प्रोजेक्ट अविश्वसनीय है? वह इस प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध थे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। भरोसा हो या ना हो, कोई बात नहीं, बस दिल से काम करें। मैं आपसे पूछता हूं, अगर यह प्रोजेक्ट आपको सौंपा जाए तो क्या आप इसे दिल से करेंगे? राज जी, मैं निश्चित रूप से इसे दिल से करूंगा। पार्थ तिवारी ने अपनी बाहें उठाईं और कसम खाने का इशारा किया। क्या ये संभव है? आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सफल न हो? क्या आपने ये कहावत सुनी है कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर इच्छा शक्ति हो? नहीं सुना। पार्थ तिवारी ने सिर हिलाया। राज सिंघानिया का चेहरा जम गया और फिर उन्होंने जल्दी से अपनी बात बदली। सुना हो या ना हो, कोई बात नहीं, बस इसका मतलब समझ लें। जब तक आप इस प्रोजेक्ट पर मेहनत करेंगे, ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से सफल होगा। तो अपनी प्रोजेक्ट योजना लाइए और हम जल्द से जल्द निवेश को अंतिम रूप देंगे। पार्थ तिवारी ने अवचेतन रूप से प्रोजेक्ट योजना राज सिंघानिया को सौंप दी, इससे पहले कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या किया। राज जी, मुझे इस प्रोजेक्ट के घाटे की थोड़ी चिंता है, वरना। मुझे चिंता नहीं है। आपको किस बात की चिंता है? मैं आपके प्रति बहुत आशावादी हूँ। निश्चिंत होकर और साहपूर्वक काम करें। क्या आप नहीं चाहते कि प्रेम पशु उद्यान डिज्नीलैंड से बड़ा हो? तब तक सभी आवारा बिल्लियां और कुत्ते अपने घर पा लेंगे। राज सिंघानिया को अचानक थकान महसूस हुई। वह बस एक घाटे वाले प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते थे। यह इतना मुश्किल क्यों था? पार्थ तिवारी राज जी के सवाल सुनकर चुप हो गए। राज जी के आखिरी शब्दों ने सीधे उनकी कमजोर जगह पर वार किया।
अगर प्रेम पशु उद्यान वाकई में डिज्नी के आकार तक विकसित हो सकता है तो हमें वाकई में आवारा बिल्लियों और कुत्तों को रखने की जगह की चिंता नहीं करनी होगी। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार फैसला लिया। राज जी, मैं इस प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से अच्छे से विकसित करूंगा। राज जी के भरोसे के लिए और उन आवारा बिल्लियों और कुत्तों के लिए एक घर के लिए, वह निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर इच्छा शक्ति हो। राज जी, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा। यही तो बात है। जब राज सिंघानिया ने पार्थ तिवारी को सहमत होते देखा तो वे दिल से मुस्कुराए। आखिरकार इस घाटे वाले प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया। थोड़ी देर बाद तान्या शर्मा भी ऑफिस में पहुंच गईं। वकील तान्या शर्मा की मदद से निवेश प्रक्रिया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात निवेश की राशि थी। राज सिंघानिया ने पार्थ तिवारी की ओर देखा और पूछा, इस प्रेम पशु उद्यान के लिए प्रारंभिक निवेश के लिए कितनी पूंजी चाहिए? पार्थ तिवारी एक पल के लिए हक्का-बक्का रह गए। उनके पास इस बारे में कोई समस्या नहीं थी। सोचने के बाद आखिरकार उन्होंने एक हथेली दिखाए और धीरे से बोले, राज जी, 5 लाख कैसा रहेगा? राज सिंघानिया ने पार्थ तिवारी की फैली हुई हथेली को देखा। 5 लाख विधि के दांतों के बीच की खाई को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिर में एक शून्य जोड़ दो और मैं पहले 50 लाख निवेश करूंगा। बेशक ये केवल प्रारंभिक निवेश है। आप प्रेम पशु उद्यान को साहपूर्वक विकसित कर सकते हैं। अगर फंड पर्याप्त नहीं होंगे तो मैं और निवेश करूंगा। पार्थ तिवारी एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राज जी सीधे 50 लाख निवेश करेंगे। इतना बड़ा होने के बाद उन्होंने एक बार में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। ठीक है, मामला ऐसे ही तय हुआ। तान्या जी, अगला काम आपके लिए परेशानी का होगा। राज सिंघानिया ने मामला सीधे तय कर दिया और तान्या शर्मा की ओर देखा। तान्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और अपने तैयार किए गए अनुबंध को निकाला। हस्ताक्षरों की एक श्रृंखला के बाद राज सिंघानिया की चौथी संपत्ति आखिरकार सामने आई, प्रेम पशु उद्यान। राज सिंघानिया ने सोचा कि प्रेम शब्द बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने इसे नहीं बदला। प्रेम का मतलब दूरदराज और उपेक्षा है। चूंकि यह एक उद्यान है, इसे टिकट बेचकर पैसा कमाना होगा। अगर कोई परवाह नहीं करता तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि कोई टिकट नहीं खरीदता? कोई टिकट नहीं खरीदता, इसका मतलब है कि कोई पैसा नहीं कमाया जाता। कितना अच्छा अर्थ। बेशक प्रेम पशु उद्यान अभी तक आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है और अभी भी संबंधित विभागों से प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना बाकी है, लेकिन उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जब वह 4 कंपनियों के मालिक हैं, अगर उन्हें सब कुछ खुद करना पड़े तो वह बहुत व्यस्त हो जाएंगे। वह अब जो कर सकते हैं वह ये सुनिश्चित करना है कि चारों कंपनियां विकास की दिशा से भटके नहीं। दिशा के बारे में बेशक ये घाटा करना है। राज जी, मैं पहले वापस जाता हूँ। पार्थ तिवारी ने अभी अभी हस्ताक्षर किए गए अनुबंध को लिया और धीरे से खड़े हुए। ठीक है, वापस जाकर साहपूर्वक काम करें। मैं आपके प्रति बहुत आशावादी हूँ। राज सिंघानिया खड़े हुए और पार्थ तिवारी के कंधे पर थपथपाया, चेहरे पर मुस्कान के साथ। राज जी, मैं मेहनत करूंगा। पार्थ तिवारी ने वास्तव में सिर हिलाया और अचानक कुछ याद आया। वैसे राज जी, मैं आज आपके चाहे हुए कुत्ते लाया हूँ। आप देख लें कि इन्हें कहाँ रखना है। प्रोजेक्ट की चर्चा में व्यस्त थे और कुत्ते की बात भूल ही गए थे। ये सुनकर राज सिंघानिया ने समय देखा और पाया कि 11 बज चुके थे। लंच का समय करीब था। जैसे ही कुत्ते आ जाएं, लंच बॉक्स व्यवसाय को सीधे रद्द किया जा सकता है। लंच बॉक्स व्यवसाय हटाने से हर महीने 20,000 रुपये से ज़्यादा का घाटा होगा। आज वाकई में दोहरी खुशी का दिन है। पहले इन्हें कर्मचारी कैफेटेरिया में रखते हैं। राज सिंघानिया ने कहा, ऑफिस से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और पार्थ तिवारी को कर्मचारी कैफेटेरिया में ले आए। उन्होंने कैफेटेरिया के पीछे एक खुली जगह की ओर इशारा किया। इन्हें वहां रखें। पार्थ तिवारी ने जगह को देखा, पहले ट्रक से कुछ बड़े लोहे के जाल के रैक उतारे और फिर जल्दी से राज के बताए खुले स्थान में इन्हें स्थापित किया। क्या मदद चाहिए? मैं आपके लिए कुछ लोगों को बुला सकता हूँ, राज सिंघानिया ने पूछा। ये बड़ा लोहे का पिंजरा वही था जो वह और अरविंद त्रिपाठी चाहते थे। आखिरकार ये कारखाने में है, लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए कुत्ते को पिंजरे में रखना सुरक्षित है। जरूरत नहीं राज जी, मैं सारे उपकरण लाया हूँ, ये करना आसान है, आप अपने काम निपटाएं। पार्थ तिवारी ने जल्दी से हाथ हिलाया। राज सिंघानिया ने थोड़ा ध्यान से देखा और पाया कि पार्थ तिवारी को वाकई में मदद की जरूरत नहीं थी, तो वह मुड़कर कैफेटेरिया में चले गए। वह कैफेटेरिया के मनोहर सिंह से बात करने जा रहे थे। आज दोपहर से कंपनी का बाहरी लंच बॉक्स बेचने का व्यवसाय रद्द हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से लोकेश राणा भी रेस्तरां में था। ये बहुत आसान हो गया। एक बार में ही शुरू करने वाले को भी सूचित कर दिया। राज जी, कोई निर्देश? लोकेश राणा जमीन पर दुनकर डिस्पोजेबल लंच बॉक्स छांट रहे थे और राज जी को आते देख जल्दी से खड़े हो गए। तुम क्या कर रहे हो?
राज सिंघानिया ने खड़े हुए लोकेश राणा को देखा और उत्सुकता से पूछा, इस आदमी पर कड़ी नज़र रखनी होगी, कहीं वह कुछ न कर दे। ओह, वह डिस्पोजेबल लंच बॉक्स खत्म होने वाला है। मैं मात्रा चेक कर रहा हूं और एक और बैच खरीदने की तैयारी कर रहा हूं। लोकेश राणा ने जमीन पर पड़े डिस्पोजेबल लंच बॉक्स के बैग को उठाया। राज सिंघानिया ने देखा और पाया कि बैग में वाकई में बहुत कम डिस्पोजेबल लंच बॉक्स बचे थे। लेकिन कितने भी बचे हों, कोई फायदा नहीं। भविष्य में लंच बॉक्स बेचने की जरूरत नहीं होगी। राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा और लोकेश राणा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस लंच बॉक्स को खरीदने की जरूरत नहीं, भविष्य में इसकी जरूरत नहीं होगी। लोकेश राणा की हैरान नज़रों को देखकर उन्होंने बोलना जारी रखा, आज से कंपनी का बाहरी लंच बिक्री व्यवसाय रद्द हो जाएगा। लेकिन राज जी, अगर लंच व्यवसाय रद्द हो गया तो बचा हुआ खाना बर्बाद हो जाएगा, लोकेश राणा ने जल्दी से कहा। राज सिंघानिया ने हाथ हिलाया, कोई बर्बादी नहीं, मैंने कुछ कुत्ते ले आए हैं और कंपनी का बचा हुआ खाना अब सीधे कुत्तों को खिलाया जाएगा। कुत्ते अब कर्मचारी कैफेटेरिया के पीछे रखे गए हैं। कुत्तों को खिलाना। लोकेश राणा का चेहरा थोड़ा अजीब था, हालांकि राज जी के ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उन लंच बॉक्स के बारे में सोचा जो हर दिन पार्क में लोग छीन लेते थे, तो उन्हें कुत्तों को खिलाना ठीक नहीं लगा। उत्सुकता में वह रेस्तरां के पीछे आए और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लोहे के पिंजरे लगाते देखा और रेस्तरां के सामने एक ट्रक पर 5 कुत्ते बंधे हुए थे। जाहिर था कि ये वही कुत्ते थे जो राज जी लाए थे। मैं आपको परिचय कराता हूँ, ये पार्थ तिवारी हैं, मेरे द्वारा निवेश किए गए एक नए प्रोजेक्ट के प्रभारी। ये लोकेश राणा हैं, वर्तमान में चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के खरीद विभाग और लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख। राज सिंघानिया ने लोकेश राणा को पार्थ तिवारी के पास ले जाकर एक दूसरे का परिचय कराया। हेलो, भविष्य में कृपया ध्यान रखें। पार्थ तिवारी ने जल्दी से अपना काम रखा और लोकेश राणा से हाथ मिलाया। पार्थ भाई, आप बहुत विनम्र हैं, लोकेश राणा ने ये कहते हुए लोहे की बाड़ में मदद शुरू की। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर बाड़ पूरी कर ली। पार्थ तिवारी ने गाड़ी में मौजूद कुत्ते को बाड़ में डाला और राज सिंघानिया की ओर देखा। राज जी, मैं पहले वापस जाता हूँ। ठीक है, राज सिंघानिया ने सिर हिलाया, पार्थ तिवारी को जाते देखा और ऑफिस में वापस चले गए। लोकेश राणा ने उन 5 कुत्तों को देखा जो अपरिचित माहौल से परिचित हो रहे थे और फिर कैफेटेरिया में वापस चले गए। जमीन पर बचे हुए कुछ डिस्पोजेबल लंच बॉक्स को देखकर वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरा लंच बॉक्स व्यवसाय पूरी तरह से खत्म हो गया, सोचने के बाद उन्होंने बैग में बचे कुछ डिस्पोजेबल लंच बॉक्स को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। लंच बॉक्स क्यों फेंक दिया? बाद में खाना रखने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? मनोहर सिंह ने अभी अभी लंच तैयार किया था और रसोई से बाहर आए और देखा कि लोकेश राणा डिस्पोजेबल लंच बॉक्स को कूड़ेदान में फेंक रहे थे। अब इसकी जरूरत नहीं और ज्यादा बचे भी नहीं थे, तो मैंने फेंक दिया। जरूरत क्यों नहीं? मनोहर सिंह ने लोकेश राणा को हैरानी से देखा। क्या बाद में लंच बॉक्स बेचने की जरूरत नहीं होगी? लोकेश राणा ने मनोहर सिंह के हैरान चेहरे को देखा और समझाया। राज जी ने लंच बॉक्स व्यवसाय रद्द कर दिया और प्रेम पशु सेवा केंद्र से 5 कुत्ते गोद लिए। भविष्य में सारा बचा हुआ खाना कुत्तों को खिलाया जाएगा। उन्हें ये तब पता चला जब वह पार्थ तिवारी की बाड़ बनाने में मदद कर रहे थे। मनोहर सिंह ने लोकेश राणा का जवाब सुनकर आह भरी। राज जी दयालु हैं, वह न केवल कर्मचारियों के लिए अच्छे हैं बल्कि आवारा बिल्लियों और कुत्तों के लिए भी बहुत दयालु हैं। हाँ, लोकेश राणा ने सहमति जताई। पहले उन्हें लगा कि राज जी बस एक कुत्ता पालना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने पार्थ तिवारी से बात की तो उन्हें पता चला कि राज जी यह उन आवारा बिल्लियों और कुत्तों के लिए कर रहे हैं। और उन्हें पार्थ तिवारी से ये भी पता चला कि नया प्रोजेक्ट भी आवारा बिल्लियों और कुत्तों से संबंधित था। राज जी वाकई में दयालु हैं। लोकेश राणा को अचानक एक विचार आया, क्या वह इसके बारे में एक छोटा वीडियो बना सकते हैं और उसे भेज सकते हैं? फिर हम प्रेम पशु सेवा केंद्र गए। राज जी ने 5 लाख का बिल्ली और कुत्ता खाना दान किया। हम इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियो बना सकते हैं। राज जी का चरित्र उच्च है और वह बिना प्रसिद्धि या लाभ की तलाश में अच्छे काम करते हैं। लेकिन राज जी के अधीनस्थ के रूप में उन्हें राज जी के लिए सोचना होगा। अगर लंच बॉक्स व्यवसाय खत्म हो गया तो तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होगा। मनोहर सिंह ने मजाक किया। वह अक्सर लोकेश राणा को शिकायत करते सुनते थे कि काम बहुत खाली है। अब लंच बॉक्स व्यवसाय भी खत्म हो गया, कैसे कुछ नहीं होगा? क्या मैं अभी भी छोटा वीडियो बनाकर कंपनी का प्रचार नहीं कर सकता? लोकेश राणा ने कुछ राहत के साथ कहा। सौभाग्य से उन्हें एक नया काम मिल गया, वरना वह वाकई में खाली हो जाते। और अब जब लंच बॉक्स व्यवसाय नहीं रहा तो वह छोटे वीडियो बना सकते हैं और पूरे दिल से चांदनी टेक्सटाइल मिल्स का प्रचार कर सकते हैं। इस तरह दोनों ने थोड़ी देर बात की और चांदनी टेक्सटाइल मिल्स में आखिरकार छुट्टी हो गई। कर्मचारियों के समूह कर्मचारी कैफेटेरिया में पहुंचे और खाने के लिए कतार में लग गए।
इस समय नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित कपड़ा कारखाने के वर्कशॉप कर्मचारियों की संख्या 80 से ज़्यादा हो गई थी। अब हर बार खाने के समय कैफेटेरिया बहुत जीवंत हो जाती थी। लोकेश राणा ने भी खाना लिया, एक मेज पर बैठकर खाया। खाने के बाद वह नहीं गए। आखिरकार लंच बॉक्स व्यवसाय रद्द हो गया था, लेकिन जो लोग लंच बॉक्स खरीदने वाले थे उन्हें अभी तक ये नहीं पता था। इसलिए उन्हें रुकना था और लंच बॉक्स खरीदने वालों को सूचित करना था। बस ऐसे ही शाम 6 बजे के आसपास लोकेश राणा उस खिड़की पर खड़े थे जहां पहले लंच बॉक्स बिकते थे और दूर की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि पहले से ही कुछ लोग इस ओर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। इस तरह का दृश्य हर दिन होता था। आखिरकार लंच बॉक्स की संख्या सीमित थी। अगर देर से आए तो वाकई में कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार चाहे कितनी तेजी से दौड़ें कोई फायदा नहीं। जल्द ही एक छोटे बालों वाला युवक खिड़की पर दौड़कर आया। वह हाँफते हुए चिल्लाया, राणा भाई, मुझे 5 लंच बॉक्स दे दो। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।